तो हेलो। मैं प्रशांत गौतम। और अभी हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है वो आरसी चल रहा है। और ये उसका तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। पहले लेक्चर के और दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया पूरा आरसीसी का। इसके अंदर मैंने बताया आईएस कोड्स के बारे में बताया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बीम के बारे में बताया, है ना। और क्या क्या बताया, बताओ जरा तुमको। है ना, हमने याद है ना तुमको क्या क्या हमने देखा। तो तीसरा जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम जानेंगे डिजाइन मिक्स के बारे में। फटाफट से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था। ठीक। तो देखो मैंने तुमको ये बताया क्या क्या देखा था हमने लास्ट क्लास के अंदर। हमने देखा था सैम्पलिंग करना देखा था, है ना। हमने देखा एम एम M30 M50 ये सब होता है, उसकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी। ये ग्रेड होता है ना। तो एम क्या होता है इसके अंदर मिक्स होता है, और जो नंबर होता है बाद वाला वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी FCK होती है, उसको हम लिखते हैं न्यूटन पर एम स्क्वायर के अंदर हम लिखते हैं। ठीक। फिर हमने देखा कि जो ग्रेड है IS 456 उसको कितने भाग में बांटता है, तीन भाग में बांटता है। एक ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। दो टेबल थी IS 456 2000, IS 456 2013। 2013 अपडेटेड टेबल है हमारी। 10 से 20 ऑर्डिनरी हो गया, 25 60 तुम्हारा स्टैंडर्ड कंक्रीट हो गया, और हाई स्ट्रेंथ आता है तुम्हारा 65 से 100 में आता है तुम्हारा। कंक्रीट के जो क्यूब होते हैं उसका साइज 150 mm इंटू 150 mm होता है तुम्हारा, इनका जो इसका जो साइज होता है तुम्हारा। और जो सिलेंडर का साइज होता है वो 150 इंटू में 300 mm होता है, उसका क्या होता है दुगना होता है। जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ क्या होगी तुम्हारी, वो क्या आएगी थोड़ी सी कम आती है, किससे क्यूब की स्ट्रेंथ से क्या आती है थोड़ी कम आती है। फिर हमने देखा सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है तुम्हारी, मान लो मेरे पास कोई साइट है तो वहां से मैंने क्या करे सैंपल्स उठाए। एक सैंपल के अंदर कितने क्यूब होते हैं, 6 क्यूब होते हैं। तीन 7 दिन पर टेस्ट किए जाते हैं, बाकी तीन 28 दिन पर टेस्ट किए जाते हैं। एक सैंपल के अंदर कितने क्यूब, 6 क्यूब। ठीक है। मैंने बताया डिजाइन मिक्स के अंदर जो हमारी टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। जबकि अगर साइड पे हम देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, FCK प्लस 0.825 सिग्मा। हमारी जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो टारगेट स्ट्रेंथ से क्या आनी चाहिए, ज्यादा ही आनी चाहिए, अगर हमको अच्छा मतलब हमको अच्छा प्रोडक्शन करना है। ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई जो 28 डे की स्ट्रेंथ होती है वो FCK होती है, 7 डे की स्ट्रेंथ क्या होती है, 67% ऑफ FCK होती है। हमने फिर ये भी देखा कि इसको निकाला कैसे जाता है, स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, हमने वो भी देखा। ठीक। क्या फॉर्मूला था, FT = TFC के अपॉन में A+PT, जहाँ पर A की वैल्यू 4.7, B की वैल्यू 0.833 होती थी। हमने 7 दिन की निकाली, कितनी आई, 0.67 FCK आई। फिर हमने क्या निकाली, 10 दिन की निकाली, कितनी, उससे दस दस और ऐड कर दो, 0.10 और ऐड कर दो, 0.7 FCK, 0.77 FCK। फिर क्या हो, इसकी अगली वाली की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 0.872 FCK आई तुम्हारी। फिर हमने इसका पूरा चार्ट बनाया, 7 दिन की 0.67 FCK, 10 दिन की 0.77 FCK, 15 की 0.87 FCK, 20 की कितना 0.936 FCK, 28 दिन की कितनी 0.999 FCK, यानी इक्वल टू FCK। ठीक। फिर हमने क्वांटिटी के बारे में देखा कि क्वांटिटी अगर कितनी कितनी क्वांटिटी होगी तो कितने नंबर ऑफ सैंपल हमको लेने पड़ेंगे। अगर 1 से 5 मीटर क्यूब होगा तो एक सैंपल, 6 से 15 दो सैंपल, 16 से 30 तीन सैंपल, 31 से 50 चार सैंपल, और 51 के बाद जो होगा, 51 के बाद हर तुम्हारे 50 मीटर क्यूब पर कितने सैंपल ऐड होते जाएंगे, 50 50 और ऐड होते जाएंगे। फिर हमने सवाल देखा। ठीक। फिर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने देखा था, बहुत ध्यान से बताया था मैंने तुमको कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 5% से 5% जो है वैल्यू उससे ज्यादा फेल नहीं हो। 95% केस के अंदर जो तुम्हारी क्यूब आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ तुम्हारी FC की वैल्यू से ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक। 28वें दिन पर हम क्या देखा जाता है सारी चीजें। ठीक। फिर हमने 100 क्यूब लिए थे, 100 क्यूब के हमने क्या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या सबकी स्ट्रेंथ ली गई थी, किसी की ज्यादा आई किसी की कम आई। ठीक। फिर हमने ग्राफ देखा। हमने बोला FCK की वैल्यू जो हो, 95% जो टेस्ट रिजल्ट है वो FCK से ज्यादा है। सिर्फ 5% ही ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं जो FCK से क्या आ सकते हैं, कम आ सकते हैं। ठीक है। डिजाइन मिक्स, हमने डिजाइन मिक्स देखा था। हाँ डिजाइन मिक्स हमने देख लिया था। M10, फिर हमने हमारी जो वैल्यू है सिग्मा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, है ना, याद है वो हमारा फॉर्मूला था FM = FCK+1.65 सिग्मा जो था। तो सिग्मा की वैल्यू 10 से 15, 10 ग्रेड 10 के लिए, 15 के लिए कितनी 3.5, 20 से 25 के लिए 4, 30 और उससे अबव के लिए कितना होगा तुम्हारा 5 हो गया। ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा था उसका मैंने तुमसे क्या कर दिया फटाफट रिवीजन करा दिया। अब हम किस पर चलते हैं, हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम क्या है तुम्हारा, डिजाइन मिक्स। ठीक। अगला चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मतलब अगला टॉपिक जो है तुम्हारा वो है तुम्हारा क्या, डिजाइन मिक्स।
याद होगा एक हमारे पास क्या होता था, एक हमारे पास दो मिक्स होते थे हमारे पास, है ना, दो मिक्स होते थे हमारे पास। ठीक। एक हमारे पास कौन सा मिक्स होता था, एक होता था हमारे पास नॉमिनल मिक्स। ठीक। और एक हमारा होता था एडवांस, वो क्या होता था हमारा, डिजाइन मिक्स। ठीक है। नॉमिनल मिक्स कौन बताता है, नॉर्मल जो वैसे ही बनाते हैं थंब रूल के हिसाब से कि इसमें 1 किलो सीमेंट मिला दो, 2 किलो उसमें पानी मिला दो, इस तरीके वाला। डिजाइन मिक्स को बनाया जाता है पेन कॉपी पे आराम से बैठ के, उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक, जैसे हम खाना बनाते हैं, अगर तुम छोले बना रहे हो तो उसके अंदर लिमिट में चीज डालोगे ना, कि काली मिर्च इतनी डालनी है तुम लोगों को, और लाल मिर्च इतनी डालनी है, पानी इतना डालना है, नींबू डालना है तो नींबू डाल दो, छोले इतने डालने हैं। कुछ भी ज्यादा कम ज्यादा होगा तो फिर स्वाद जो होगा अलग अलग हो सकता है ना, है ना। तो यही बात थी क्या तुम्हारी, कि डिजाइन मिक्स के अंदर एक एक चीज को हमको देख देख के डालना पड़ता है ना। अब हम कैसे डिजाइन मिक्स करा जाता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हारा पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, पहले जो ये सब मैंने रिवीजन करा दिया तुमको लास्ट क्लास में। तो देख, जब भी हम कोई मसाला वगैरह बनाएंगे, कोई हम मिक्सचर बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या डलेगा, सबसे पहले तो पानी रहेगा तुम्हारा, सीमेंट रहेगा, सैंड रहेगी तुम्हारी, स्टोन यानी एग्रीगेट रहेंगे, फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट होगी। और क्या होगा, उस तुम्हारे मिक्स को, मिक्स की स्ट्रेंथ, उस मिक्स की क्या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी को एनहांस कर सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या होता है, एडमिक्सचर्स का यूज होता है। तो मेल मोटा मोटा हमारे पास क्या चीज होंगी, पानी होगा, सीमेंट होगा, सैंड होगा, स्टोन होगा, और एडमिक्सचर्स होंगे। पानी के वजन को हमने कितना लिख दिया, W kg शो कर दिया, सीमेंट को C kg शो कर दिया, सैंड को X से कर दिया, स्टोन को हमने Y से कर दिया, और एडमिक्सचर को अगर हम किससे कर रहे हैं, Z से हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक। तो इन सब का क्या क्या प्रोपोर्शन होगा, भाई इन सब का मेरे को क्या क्या प्रोपोर्शन लेना, पानी कितना लेना है, सीमेंट कितना लेना है, सैंड स्टोन एडमिक्सचर, अगर एडमिक्सचर डाल रहे हैं तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये ऑप्शनल होता है। एडमिक्सचर क्या होता है तुम्हारा, ऑप्शनल होता है। जरूरी नहीं है तुमको डालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुमको प्रॉपर्टी एनहांस करानी है अपनी, तो तुम एडमिक्सचर का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे रोड पे एक रोड बनानी है। अब रोड ऐसा तो है नहीं कि उसे बना के तुम छोड़ जाओ 2 दिन बाद सूखेगी वो, तुरंत सूखनी चाहिए ना। भाई 2-3 घंटे में, या फिर कोई 3-4 घंटे में सूख जाए वो, कि उस पर लोग चढ़ के चले जा सके। रात में बनाए तो सुबह तक मामला सही हो जाए। तो हमको क्या मिलाना पड़ेगा उसके अंदर, हार्डनिंग, हार्ड करने के लिए कुछ सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा, तो वही एडमिक्सचर हो गया, तो ये ऑप्शनल होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो चलो भाई। हम्म। अब हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे वो चीज़ आएगी ना, कैसे उसको मैं डिजाइन करवाऊंगा, वो चीज़ आएगी। अभी हम क्या देखते हैं, अगली जो चीज़ है मैं बताता हूँ तुमको क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया हो कि मैं चीज़ को क्या कर लूँ, एक्सेप्ट कर लूँ। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब ये है। ठीक। तो तुमको याद होगा हमारे पास जब हम क्यूब की टेस्टिंग करते हैं, तो अलग तरह तरह के मेरे पास क्या आती है, वैल्यू आती है। कोई वैल्यू कम भी आ सकती है, कोई वैल्यू ज़्यादा भी आ सकती है। तो हम, अगर मान लेते हैं तो वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आ गई, तो हम उसको लेंगे थोड़ी, उसको तुम रिजेक्ट कर देंगे ना। तो इसलिए हमने क्या क्राइटेरिया रखा है, कि कोई भी अगर तुम्हारा सैंपल अगर इस क्राइटेरिया पर खरा उतरता है, तो ही हम क्या ले लेंगे उसको, एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ रहे हो बात। अब क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरिया हैं, सिर्फ 3 है क्राइटेरिया, मोटे मोटे जो क्राइटेरिया हैं वो 3 में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं तुमको समझाऊंगा ये वाली बात। पहला क्राइटेरिया है किसका, एवरेज स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया। कौन सा पहला क्राइटेरिया है तुम्हारा, किसका, एवरेज स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया है। ठीक है। अब देखो तुमको क्या करना है, जो भी तुमको ग्रेड, मान लो तुम्हारे पास, तुमने क्या सैंपल बनवाया था किसका, M30 का तुमने क्या सैंपल बनवाया था। ठीक, मतलब M30 का तुम वो बना रहे हो, डिजाइन मिक्स तुमने बनवाया था। फिर उसके बाद उसके क्या लिए तुमने, उसका सैंपलिंग करी, और उसके क्या भर दिए तुमने, क्यूब भर दिए ऐसे कर करके। अब उसके क्या कर रहे हो तुम लोग, टेस्टिंग कर रहे हो। तो इस क्यूब की वैल्यू कुछ आएगी, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, सबकी वैल्यू कुछ कुछ आएगी ना, है ना। तो देखो, तुमको इसकी एवरेज स्ट्रेंथ देखनी है कि एवरेज स्ट्रेंथ क्या आएगी। तो याद करो, एफ एवरेज की जो वैल्यू हमने देखी थी, ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सबसे पहले। हमको एवरेज स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक। इस पहले केस के अंदर, मतलब पहले स्टेप के अंदर, जो पहला क्राइटेरिया उसके अंदर तुम सबसे पहले क्या निकालो, FC के प्लस 0.825 सिग्मा निकालो। ठीक। फिर एक क्या निकालो, FC के प्लस 3 निकालो। FC के प्लस 8.825 सिग्मा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। हमारा कंक्रीट जो था किसके लिए डिजाइन किया था, M30 के लिए डिजाइन करा था।
तो 30 प्लस कितना होगा, 0.825। और सिग्मा की वैल्यू बताओ, 30 या 30 से ऊपर के लिए कितनी आती थी, 5 आती थी। ध्यान है ना। 20-25 के लिए कितनी, 4 आती थी। 10-15 के लिए कितनी आती थी तुम्हारी, 3.5 आती थी। 3.5, 4 और 5। तो इसके लिए वैल्यू तुमको ध्यान करनी है, कितनी आएगी तुम्हारी, 5 आएगी। अब इसको गुणा करोगे तुम्हारी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तुमने एक वैल्यू निकाल ली। अब क्या निकाले तुम, एफ सी के +3 निकाल लो। तो यहाँ पर एफ सी के की वैल्यू रखो, कितनी है तुम्हारी, 30। 30 और 3 कितने हो गए तुम्हारे, 33 हो गए। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 33 आएगी। यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी तुम्हारी। ठीक, अब देख, दो वैल्यू तुमने निकाली, एक तो निकाली एफ सी के +0.825 सिग्मा। 0.825 सिग्मा क्यों लिया, क्योंकि साइड वाला क्राइटेरिया हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, एफ सी के +3 की वैल्यू आई। अब इन दोनों में से तुमको देखना है कौन सी वैल्यू क्या है तुम्हारी, मैक्सिमम है। दोनों में से जो भी बड़ी वाली वैल्यू होगी ना, उसी को उठाकर तुमको कहाँ लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेना है। ठीक, अब जो भी इसकी वैल्यू कोई भी बड़ी होगी, इसका सवाल करूंगा ना, तब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा। तो मान लिया मेरी कोई भी वैल्यू मेरी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रख दिया। अब मुझे उस वैल्यू को चेक करना है कि क्या वो वैल्यू एफ एवरेज की वैल्यू से क्या ज़्यादा आ रही है या नहीं। अगर मेरी इसकी वैल्यू एफ एवरेज की वैल्यू, ये वाली वैल्यू एफ एवरेज से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पहला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, तेरा डन हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट अगर मान ली एफ एवरेज की जो वैल्यू है मेरी, वो क्या है तुम्हारी, इससे कम आ गई, तो मतलब पहला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एफ एवरेज में निकालना सिखाऊंगा कैसे होता है। मान ले जैसे देख, मान ले मेरे पास कितने क्यूब थे, 3 क्यूब थे। इसकी स्ट्रेंथ कुछ हो गई, मान ले इसकी स्ट्रेंथ हो गई, मान ले 28 हुई। इसकी कितनी हुई तुम्हारी, 29 हुई। इसकी कितनी हुई तुम्हारी, 30 हुई। तो एफ एवरेज कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़ोगे और किससे डिवाइड कर दोगे, तुम 3 से डिवाइड करोगे, तुम्हारी एफ एवरेज की वैल्यू पता लग जाएगी। अब तुमने इसमें से इसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू निकाली थी, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो यहाँ पर रख दी थी। अब तुमको चेक करना है सिर्फ कि एफ एवरेज की वैल्यू इससे ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ज़्यादा है तो पहला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, एकदम ओके हो जाएगा, तुम उस पर टिक मारोगे हरा, और क्या करोगे, आगे चलोगे, पहला क्राइटेरिया सफल रहा। ठीक है, अब हम किस पर जाएंगे, दूसरे क्राइटेरिया पर जाएंगे। तीनों क्राइटेरिया पूरे फुलफिल होने चाहिए, अगर एक भी खराब होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हम एक्सेप्ट उसको नहीं करेंगे। ठीक, इसके बारे में और डिटेल में तुमको और बताऊंगा ना, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। फिर देखो, फिर अगला क्या है तुम्हारा, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट ऑफ एनी स्पेसिमेन या क्यूब रिजल्ट क्या हो तुम्हारा, उसकी वैल्यू एफ सी के -3 से बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक, मैं समझाता हूँ, देखो उसका मतलब क्या है। ये बोल रहे हैं कि तुम जिस भी कैरेक्टर स्ट्रेंथ के लिए डिफाइन उसको बना रहे हो, तुमने मिक्स बनाया होगा, क्यूब बनाया होगा, किसी उसके लिए बनाया होगा ना। मान लो तुमने क्यूब बनाया, किसके लिए बनाया, M30 के लिए तूने क्यूब बनाया। ठीक, अब टेस्ट के रिजल्ट के अंदर क्या आएंगी, बहुत सारी वैरायटी आएंगी तुम्हारी, क्या क्या आती है तुम्हारी वैरायटी, क्या क्या आ सकती है तुम्हारी, आ सकती है क्या, 29 आ सकती है, 28 आ गई हो, है ना, 25 आ जाए। ठीक है, मान ली 24 आ गई, मान ली 30 आ गई, मान ली 31 आ गई, 32 आ गई, है ना, 34 आ गई, 35 आ गई। भाई वैल्यू आगे पीछे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 29, 28, 25, 30, 31, 32, 34, 35, कुछ भी आ सकती है। ठीक, अब तुमको ये चेक करना है, क्या किसी क्या किसी रिजल्ट की वैल्यू, जो हमारी ये वैल्यू थी ना, ये जो रिजल्ट थे, क्या किसी की वैल्यू एफ सी के -3 से भी क्या आ रही है, वो आ रही है तुम्हारी क्या, मतलब इससे ज्यादा आ रही है क्या किसी की वैल्यू। हम्म, तो हमको ये चीज चेक करनी है। सबसे पहले हमको चेक चेक करना है कि इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना तुम्हारी, मैंने देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी तुमको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करनी है, उठानी है तुमको। जो भी रिजल्ट आए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते, जो भी ऑर्डर आए हैं तुम्हारे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे करके लगा दिया। उसमें से सबसे जो छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू बताओ उसमें कौन सी दिख रही है, 24 दिख रही है। तो 24 तुम्हारी क्या हो गई, तेरी आई टी आर हो गई, है ना, आई टी आर तेरी वैल्यू हो गई, सबसे छोटी वैल्यू को आई टी आर हो गई। अब तुमको चेक करना है, क्या जो सबसे छोटी वैल्यू है वो बड़ी है क्या एफ सी के -3 से, चेक करो जरा। तो देख, एफ सी के -3 कितना होगा, हमको किसके लिए डिजाइन करना था, 30 के लिए डिजाइन करना था। तो एफ सी के -3 कितना होगा तुम्हारा, 27 हो गया। तो देखो जना जरा, 24 के 27 से बढ़ा रहा है, नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये वाला जो तेरा, ये वाला जो क्यूब होगा, वो वाला क्यूब सैंपल, वैसे हम सैंपल के बारे में बताएंगे,
एक पूरा सैंपल उठ के आएगा कि सैंपल 1 के अंदर कितने क्यूब होंगे, 6 क्यूब होंगे, है ना। अब एक अगर क्यूब, उसके अंदर से कोई एक ऐसा क्यूब निकल गया जिसकी जो स्ट्रेंथ है, हमने कितने के लिए डिजाइन करा है, 30 के लिए डिजाइन करा है, FC के -3 इसका कितना होगा तेरा, 27 होगा। तो अगर इनमें से कोई भी क्यूब 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी क्यूब अगर उसकी स्ट्रेंथ 27 से कम निकल गई ना, तो हम क्या कर देंगे, उस क्यूब को तो रिजेक्ट करेंगे, साथ में उस सैंपल को भी क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा तेरा, ये वाला जो क्राइटेरिया है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अगर हम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट की वैल्यू है, मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू है, वो भी FC के -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो, सबसे छोटी वैल्यू क्यों ली है, मतलब बताओ। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जब लगाएंगे, अगर सबसे छोटी वैल्यू वाली वैल्यू भी तुम्हारी FC के -3 यानी 27 से कह रही है ज्यादा आ रही है, तो फिर बाकी वैल्यू तो आएंगी आएंगी ज्यादा। समझ रहे हो, तो फिर हमको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो तुमको सबसे छोटी वैल्यू वैल्यू उठानी है, और उसको चेक करना है कि FC के -3 से क्या बड़ी है, बस उसको देख लेना है। अगर मान ले यहाँ पर 50 होता, तो FC के -3 कितने आता तेरा, 50 - 3 47। तो हम 47 से चेक करते हैं। समझ में आई बात। ठीक। चलो, अगला देखो जरा, अब मैं तुमको एग्जांपल से बताता हूँ, तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ITR के लिए बताता हूँ। ठीक। कौन सा पेन लो, येलो, ये ले लेता हूँ, है ना। देखो, M15 के लिए वैल्यू, ITR की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, FC के -3, FC के -3 यानी कितनी हो गई, 15 में से 3 माइनस करो, 12 हो गई। 20 में से 3 माइनस करो कितना, 17। FC के -3 कर रहे हैं ना, 25 - 3 22, 30 - 3 27, 35 - 3 32, 40 - 3 कितना होगा, 37, 45 - 3 42, और 50 - 3 क्या होगा तुम्हारा, 47 हो गया। तो 15 के लिए कितनी वैल्यू टॉलरेट हो सकती है, सिर्फ 12 हो सकती है। मतलब लास्ट सैंपलिंग अगर हो रही है, तुम्हारी क्यूब के रिजल्ट आ रहे हैं, 15 का अगर तुमने डिजाइन कर रहा था, तो 12 तक ही अलाउड कर सकते हो, इससे नीचे नहीं होना चाहिए तुम्हारा जो, तेरा जो स्ट्रेंथ आई है ना। अगर 12 से नीचे आ रहा है, 11 है, तो उसका मतलब फेल हो गया वो। तुम्हारी स्ट्रेंथ 15 तक की थी, तुम उससे कितना टॉलरेट कम कर सकते हो, 12 तक जा सकते हो, उससे कम नहीं जा सकते। ऐसे 50 की हमने बनाने के लिए भेजा था उसको, उसकी स्ट्रेंथ 47 आई तो चल जाएगा, लेकिन 47 से नीचे आ गई तो फिर नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए बोलता है कि इफ एनी वैल्यू फाउंड, अगर इनमें से, अगर हम मान लें M15 के लिए ले रहे हैं और उसके बहुत सारी वैल्यू आएंगी, 12 13 14 कुछ भी करके आएंगी, अगर उनमें से कोई भी वैल्यू अगर FC के -3 से कम हो भी, FC के -3 से भी क्या हो जाए, कम हो जाती है, तो वो टेस्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात, FC के -3 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही हो। अगला देखो जरा, तीसरा देखो, तीसरा क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ स्पेसिमेन एंड द इंडिविजुअल वेरिएशन। अच्छा, कलर चेंज करता हूँ इसका। द टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ स्पेसिमेन एंड द इंडिविजुअल वेरिएशन शैल नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। मैं तुमको समझाता हूँ, देखो, तुम्हारी क्या आई, F एवरेज की वैल्यू आई तुम्हारी। भाई मान ले, अभी के लिए मान ले मेरे पास 3 क्यूब है, 1 2 3, इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, इसकी कुछ आएगी स्ट्रेंथ, इसकी कुछ स्ट्रेंथ आएगी। मैं क्या करूंगा, तीनों का मैंने एवरेज ले लिया, उसकी वैल्यू कितनी है तेरी, FAV आई। ठीक है। अब तुमको चेक करना है कि सारे जो सैंपल हैं, उनकी जो वैल्यू क्या वो +15% से -15% के बीच में आ रही है क्या। इसका मतलब मान ली इसकी स्ट्रेंथ कितनी आई, FAV आई। तो इससे ज्यादा की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है तुम्हारी, कितनी, 15% ज्यादा भी हो सकती है इससे, मतलब 1.15 भी हो सकती है। 15% क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जो भी कोई वैल्यू आए, इन इसी रेंज के बीच में आनी चाहिए। देख, ये मैंने इसको और सिंपल बनाने के लिए मैंने इस तरीके से दिखाया है, ये ज्यादा जल्दी समझ में आएगा तुमको। ये 0 पर रख दिया मैंने कांटा। एक आगे की तरफ जाओगे, प्लस के अंदर वेरिएशन, मतलब +15% ज्यादा भी हो सकती है उसकी स्ट्रेंथ F एवरेज से, +15% कम भी हो सकती है। तो इसी रेंज में आना चाहिए, +15 से -15 के बीच में ही उसकी एवरेज स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अगर इससे भी क्या आ गई, और आगे आ गई तेरी, तो भी हम रिजेक्ट कर देंगे। -15 से आगे पीछे चलेगी तो भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कोई भी जो वैल्यू आए, वो इसी रीजन में आनी चाहिए। ठीक, अभी जब सवाल कराऊंगा ना उसका, तो बराबर समझ में आएगा, अगर ये भी अगर बाई चांस समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम्हारे। ठीक, तो थोड़ा सा धैर्य रख,
भी सवाल आएगा ना तो बराबर समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, उस वैल्यू को चेक करेंगे हम कि इस रेंज में आ रही है नहीं आ रही है। अगर इस रेंज में आ रही है तो ओके है, वरना हम उसको क्या कर देंगे, फेल बता देंगे कि फेल हो गया है वो। समझ में आई यहाँ तक बात? अब सवाल देख, अब देख सवाल, अब तेरे को बराबर समझ में आएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो, है ना। क्वेश्चन करके ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, मान लिया मेरे पास एग्जाम्पल पहला है, मेरे पास कितने, मेरे पास तीन तीन टेस्ट हुए, मेरे पास तीन क्यूब थे, उनके टेस्ट किए मैंने। पहले की वैल्यू इतनी आई तुम्हारी, इतने 29.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू 35.1 न्यूटन एम स्क्वायर, और उसकी वैल्यू 38.6 आई। किसके लिए हम बना रहे थे, M30 के लिए क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे M30 का क्या था, ग्रेड था जिसकी हम टेस्टिंग की थी हमने। तो देखो उसके आसपास ही आ रही है इसकी वैल्यू। अब इसका देख एवरेज निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है तुमको, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर दोगे, है ना। इसका एफ एवरेज की वैल्यू कितनी आई, 34.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ गई। अब तुमको देख क्या पहला क्राइटेरिया लगाना है, पहला क्राइटेरिया कौन सा था, कि सबसे पहले तुम एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा निकालोगे, फिर एफ सी के प्लस 3 निकालोगे। तो हमने पहले क्या निकाला, एफ सी के प्लस 1.825 सिग्मा निकाला। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 5 हुई, क्योंकि M30 का ग्रेड का कॉन्क्रीट था तुम्हारा, तो इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ सी के प्लस 3 की वैल्यू निकालेंगे। अब हम ये चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सी चीज मैक्सिमम है। जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा उसको उठा लेंगे। तो बड़ा देख कौन सा है इनमें से, बड़ा है तेरा 34.125, क्या है तेरा, बड़ा है। अब इस वैल्यू को तू चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू एफ एवरेज की क्या, एफ एवरेज जो है तेरी, जो एफ एवरेज तूने निकाला, क्या वो इस वैल्यू से बड़ी है। तो देख चेक कर, 34.6 क्या बड़ा है 34.125 से। हाँ, क्योंकि भाई यहाँ पर जीरो आता है ना तेरा, जहाँ 60 करके आएगा, यहाँ पर देख कितना आ रहा है तेरा, इस तरीके से आ रहा है। ये 0.600 बन जाएगा, और ये कितना बनेगा, 0.125 बनेगा। इसका मतलब एफ एवरेज की जो वैल्यू आ रही है वो मेरी इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उससे भी ज्यादा आ रही है। इसका मतलब है पहला क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हो जाता है मेरा, मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया ओके हो जाता है ना, कोई भी दिक्कत बात नहीं है। अब अगले पर चलते हैं हम। समझ में आया ना यहाँ तक, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, ठीक है। इसका मतलब पहला क्या हो गया, मेरा मामला ओके हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या सारी वैल्यू जो है, कि सारी वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू में हम जब लेते हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू तब बोलते हैं जब बहुत सारी वैल्यू होती है ना, तब हम मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। अभी तीन वैल्यू है, तो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट देख भी सकते हो। देख कैसे, हमारा ग्रेड कितना था, M30 का था। तो उसके लिए एफ सी के -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ सी के -3 कितना होगा, 27 हो गया। तो हर वैल्यू 27 से ज्यादा आनी चाहिए तो ओके है, वरना ओके नहीं है, हम रिजेक्ट कर देंगे। तो देख, हर वैल्यू 27 से ज्यादा आ रही है, हर वैल्यू 27 से ज्यादा आ रही है। इसको अलग तरीके से बताया था मैंने, कि जो भी तेरे सैंपल आ रहे हैं उसमें से मिनिमम वैल्यू देख ले कोई भी। तो देख कौन सी मिनिमम वैल्यू आ रही है तेरी सबसे ज्यादा, सबसे छोटी वैल्यू ये आ रही है। सबसे छोटी वैल्यू भी 27 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ओके है। जब सबसे छोटी वैल्यू भी 27 से ज्यादा हो रही है तो ये तो होगी। समझ रहे बात, इसका कहने का मतलब ये था। तो देख, सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 29.8 है, और वो भी क्या है, 27 से ज्यादा है। इसका मतलब दूसरा क्राइटेरिया भी क्या हो गया तुम्हारा, ओके हो गया है। ठीक। अब किस पर चलेंगे, हम तीसरे पर चलेंगे। तीसरा कैसे निकालेंगे, कि पॉजिटिव वेरिएशन और नेगेटिव वेरिएशन जो हो वो वो +-15% के बीच में ही होना चाहिए। पॉजिटिव वेरिएशन, नेगेटिव वेरिएशन। अब मैं तुमको पॉजिटिव वेरिएशन निकालना सिखाता हूँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। देख क्या करना है, एक बार पॉजिटिव वेरिएशन निकाल लूंगा, एक बार नेगेटिव वेरिएशन निकालूंगा, और देखूंगा कि पॉजिटिव वेरिएशन नेगेटिव वेरिएशन उस लाइन के अंदर आ रहा है क्या। ये जो लाइन थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इसके बीच में लाई कर रहा है क्या, ये मैं चेक करूंगा। तो देखो जरा, पॉजिटिव वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस एवरेज अपन में एवरेज। क्या पॉजिटिव वेरिएशन, भाई पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, याद करने का तरीका। पॉजिटिव वेरिएशन इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एवरेज अपन में एवरेज। अब देख तू इसमें जो रीडिंग दे रखी है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू देख कितनी है, 38.6। तो तूने 38.6 यहाँ पर लिख दी। अब एवरेज देख कितनी आई थी तेरी वैल्यू, एवरेज आई थी तेरी 34.6 आई थी, यहाँ रख दी। तो मैक्स माइनस एवरेज अपन में एवरेज, इसकी वैल्यू तो प्लस के अंदर आएगी। और कितनी आएगी, अगर कैलकुलेट करना है तेरे को ना, तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस तुम नोट कर रहे हो उतार रहे हो उसको। वीडियो पॉज करके तुम खुद भी कैलकुलेट करके इसको कॉपी पे चेक करके लिखो, है ना, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। अगर तुम तो सिर्फ तुम जेब में हाथ डाल के देखोगे तो समझ नहीं आने वाला। तो देख इसकी वैल्यू कितनी आ रही है तेरी, 11.56% इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है।
अभी हम निकाल लेते हैं, बाद में चेक करते हैं। तो देख, अब हम देख क्या है, अब हमको नेगेटिव वेरिएशन निकालने हैं। तो नेगेटिव वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला वैसा ही है। वहां पर मैक्सिमम माइनस एवरेज अपन में एवरेज था, यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू माइनस एवरेज अपन में एवरेज। तो देख मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, पीछे जाओ, देखोगे तुम 29.8 थी, माइनस एवरेज अपन में एवरेज, इसकी वैल्यू देख किस में आ रही है, माइनस के अंदर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देख, मैंने बताया था, गोला बताया था, बीच में जीरो, इधर 15, इधर -15। अब तुमको वैल्यू को रखना है। प्लस वाली वैल्यू देख कहाँ पर आ रही है, 11.56 पर आ रही है। यहाँ पर देख वैल्यू 15 है, और ये आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ये -15 है, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो एक बार देख के बता दो, क्या ये दोनों वैल्यू इस 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 जगह के बीच में ही आ रही है क्या, है ना। इसका मतलब है ये वाला केस भी क्या होगा मेरा, ओके हो गया। अगर मान ले ये वाला जो वैल्यू है ना मेरी, वो -17.8 आ जाता, अगर मान ले -17.8 आ जाता, तो देख यहाँ से इस लाइन से पीछे चला जाता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में वैल्यू नहीं आती। तो हम क्या कर देते, इसको रिजेक्ट कर देते, इस ये वाला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, फेल हो जाता। समझ के बात। तो इसका मतलब है, जो हमारे जो 3 सैंपल थे, वो क्राइटेरिया वाली लिस्ट में क्या हो गए, तुम्हारे सफल हो गए हैं। पहला एग्जाम्पल, बहुत छोटा एग्जाम्पल समझाया था। अब और करते हैं इसके, ठीक। अब की बार देख क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन एक मैं करा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन होंगे कुछ, वो मैं तुमको होमवर्क में दूंगा, वो तुमको करने हैं, और फिर कमेंट में तुमको बताना है कि क्या क्या आ रहा है ना, एवरेज कि पहला क्राइटेरिया सफल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये तुमको बताना है। देखो, क्वालिटी कंट्रोल एट साइट, देख क्वालिटी कंट्रोल किस पे बात कर रहे हैं, हम साइट पे कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल साइट के लिए एफ एवरेज की जो वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी तुम्हारी, वो एफ एवरेज ज्यादा आना चाहिए किससे, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, 0.825 आता है, ध्यान करना इसके अंदर। ठीक। अच्छा, हमारे पास टेस्ट रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार है। M30 के लिए बात चल रही है। सैंपल हमने क्या लिए, सैंपल लिए। हमने कितने सैंपल लिए, 4 सैंपल लिए, 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, 4 सैंपल। ठीक। अब एक सैंपल के अंदर हमने कितने क्यूब ले रखे हैं, 3 क्यूब ले रखे हैं। अब एक सैंपल के अंदर 6 क्यूब होते हैं, 3 क्यूब 7 दिन पर टेस्ट किए जाते हैं, बाकी तीन 28वें दिन पे टेस्ट किए जाते हैं। इन्होंने अभी के लिए 3 क्यूब उठा रखे हैं, है ना। तुमको सवाल वाला दे रहा है कि अभी के लिए एक सैंपल के अंदर 3 क्यूब है। चार बोलता तो चार ले लेते बिना कुछ सोचे। ठीक है, उसमें दिमाग मत मारना इतना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पहले सैंपल के अंदर 3 क्यूब ये रहे, दूसरे के अंदर ये रहे, तीसरे के अंदर ये रहे, चौथे के अंदर ये रहे। ठीक है। अब बताता हूँ मैं तुमको कैसे करना है। याद कर, सबसे पहला क्राइटेरिया कौन सा होता था, 3 क्राइटेरिया होता थे हमारे। सबसे पहला क्राइटेरिया के अंदर क्या होता था तुम्हारा, एफ एवरेज की वैल्यू, हम एफ एवरेज को हम क्या करते थे, चेक करते थे। एफ एवरेज की जो वैल्यू है, वो किससे ज्यादा आना चाहिए, किससे ज्यादा आना चाहिए, 0.825 सिग्मा, और एफ सी के +3, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, उस मैक्सिमम की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, उस मैक्सिमम की वैल्यू जो हो, जो भी उसकी वैल्यू कोई हो, और एफ एवरेज की वैल्यू जो हो, एफ एवरेज की वैल्यू क्या है, उस मैक्सिमम से क्या है तुम्हारी ज्यादा है। दूसरा कौन सा क्राइटेरिया होगा तेरा, दूसरा क्राइटेरिया होगा सबसे छोटी जो वैल्यू है तुम्हारी, इंडिविजुअल टेस्ट जो रिजल्ट है ना, ITR की वैल्यू, सबसे छोटी वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, FC के -3 से क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, है ना। तीसरा रिजल्ट क्या है तुम्हारा, जो भी तुम्हारा रेंज आए वो किस रेंज के अंदर आए, प्लस से +15 से +15 से -15 के बीच में आए। अगर इससे ज्यादा का वेरिएशन होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे इसको। अब हमको यही चीज चेक करनी है। तो देख हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो देख इनका एवरेज कैसे निकालोगे तुम, सबसे पहले सैंपल 1 का एवरेज निकालोगे। तो 31, 36, 38, इन सबको जोड़ा और किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 35 आया। ऐसे इन सबका एवरेज निकाला, इन तीनों का एवरेज निकाला, कितना है, 37 आया, है ना, निकाल लोगे। इसका एवरेज, इसका इन सबका एवरेज निकाला, 33 आया, इन सबका एवरेज इतना आया। अब इनका एवरेज निकाल दो तुम लोग, 35, 37, 38, 33 और 38, इनका एवरेज निकाल दो, सबको जोड़ो, 4 से डिवाइड कर दो। इन सबका एवरेज कितना है, मतलब 35.75 आया। इस पूरी टेबल का कितना आ गया था, 35.75 आ गया, सबका एवरेज आ गया। अब हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या चीज निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे FC के +0.825 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ली, इतनी वैल्यू आई। FC के +3 की वैल्यू कितनी है, 33 आई। तुमको चेक करना है दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन होगी। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 34.125 आ रही है। ठीक। अब तुमको चेक करना है कि एफ एवरेज की वैल्यू 34.125 से ज्यादा है क्या। देखो एफ एवरेज की वैल्यू तो कितनी है, 35.75 है।
35.75 क्या 34.125 से क्या है तेरा, 34.125 से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, इसका मतलब पहला क्राइटेरिया क्या हो गया तुम्हारा, ओके हो गया, तुम आगे बढ़ोगे। अब किस पर जाओगे, दूसरे क्राइटेरिया पे जाओगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है कि इन सब की जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, इन सब की जो भी मिनिमम वैल्यू है, उस मिनिमम वैल्यू की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, FC के -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो देख कैसे देखेंगे इन सब की मिनिमम वैल्यू कितने देखेंगे। देख सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है तुम लोगों को, इस वाली टेबल के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू 31 हो गई, इसकी वैल्यू सबसे कम 34 हो गई, इसकी वैल्यू सबसे कम 29 हो गई, इसके अंदर सबसे कम वैल्यू कितनी हो गई तेरी, 35 हो गई। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इन इसमें से मिनिमम देख ले, इसमें से मिनिमम कौन सा है तेरा, 29 है। तो सब पूरी टेबल की सबसे छोटी वाली वैल्यू हो गई तुम्हारी कौन सी, 29। अरे सीधे सीधे भी देख सकते हो यार, इस इन सब जो तेरी वैल्यू लिख रही है इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 29 दिख रही है, इससे कोई छोटी वैल्यू नहीं है। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू को चेक कर ले कि क्या वो सबसे छोटी वाली वैल्यू भी FC के -3 से बड़ी है। हाँ बड़ी है ना, FC के -3 तो कितनी आएगा इसका, 27 आएगा इसका। 29 वाली वैल्यू भी 27 से कह रही बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये दूसरे वाले क्राइटेरिया के अंदर भी क्या होगा, जीत गया है, दूसरे वाले के अंदर भी सफल रहा है। अब किस पर जाएंगे, हम तीसरे क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे। तीसरा क्राइटेरिया के अंदर हम क्या निकाला जाता है तुम्हारा, तीसरे क्राइटेरिया के अंदर निकाला जाता है तुम्हारा, हाँ, कि हमको चेक करना है कि जो रेंज चेक करनी है कि रेंज किस किस के बीच में होगी तुम्हारी, -15 से +15 के बीच में आनी चाहिए। उससे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था एक चीज निकालने का, हमको पहले पॉजिटिव, भाई थोड़ा राइटिंग में देख लेना, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लिख रखी है मैंने, है ना, समझ में आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव परसेंटेज वेरिएशन और इसका मतलब है नेगेटिव परसेंटेज वेरिएशन। तो पॉजिटिव परसेंटेज वेरिएशन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस एवरेज अपॉन में एवरेज। नेगेटिव वेरिएशन कैसे निकालेंगे, माइनस मिनिमम माइनस एवरेज अपॉन में एवरेज, इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक, तो देखो इसको हमने कैसे निकाला, तुम देख क्या करोगे, उस पहला सैंपल 1 था ना, देख सैंपल 1 वाली जो टेबल थी, इसमें सबसे क्या निकाल ले, सबसे छोटी वैल्यू निकाल ले। अभी हमको क्या निकालना है, मान ले पॉजिटिव 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 रेशियो निकालना है, पॉजिटिव परसेंटेज रेशियो निकालना है। तो कैसा फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम माइनस एवरेज अपॉन में कितना, एवरेज। तो अभी क्या ले, हमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 38 है, एक करके बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद करना। तो 38 माइनस एफ एवरेज, एवरेज की देख वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 35.75, अपॉन में कितना, 35.75। इसकी वैल्यू निकलेगी, और तो साफ साफ दिख रहा है इसकी वैल्यू किस में निकलेगी, प्लस के अंदर निकलेगी। ठीक, यही वैल्यू वैल्यू मैंने क्या कर दी, निकाल के रख दी है। तो देख मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए कितनी निकली, 8.6 निकली। अब मैं एक एक मिनिमम वैल्यू और निकाल के दिखा देता हूँ बस तुम लोगों को। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे तुम लोग, फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, मिनिमम माइनस एवरेज अपॉन में एवरेज, इनटू में कितना, 100। तो जब मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तेरी, 31 होगी। तो 31 माइनस 35.75 अपॉन में 35.75। ठीक, इसकी वैल्यू जो आएगी वो किस में आई तेरी, माइनस के अंदर आई। ऐसे ही दूसरे के लिए निकाल लेनी है तुमको, ऐसे ही तुमको तीसरे के लिए, और ऐसे ही चौथे के लिए निकाल लेनी है। ये ITR मिनिमम वैल्यू क्या है, उस लाइन की सबसे छोटी वाली वैल्यू 31, फिर 34, फिर 29, फिर 25। देखना टेबल के अंदर, उस लाइन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू वैल्यू 31 है यहाँ पर। ठीक, अब तुमको देखो चेक करना है, हमने फिर से लाइन खींची, यहाँ पर +15 है, यहाँ पर क्या है तेरा, -15 है। तुमको चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू आ रही है वो इन सबके बीच में आ रही है। देख, ये ये वाली वैल्यू +15 से छोटी है, प्लस के अंदर देख, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो चेक कर लो, क्या 15 से छोटी आ रही हैं। तो देख 15 छोटी, ये भी 15 छोटा, ये भी 15 छोटा, ये भी 15 छोटा, मतलब प्लस वाली तरफ से तो मामला सही हो गया। नेगेटिव की तरफ से चेक कर, क्या नेगेटिव की वैल्यू -15 तक आ रही है क्या। देख -7.9 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ही। 12 मान ले कहीं यहीं पर आएगा, 8 यहाँ पर आया, 11 मान ले यहाँ पर आया। तो देख कोई भी जो वैल्यू आ रही है, कोई भी जो पीला तेरा जो टिक मारा है मैंने, वो कोई भी इस वाली वैल्यू से बाहर नहीं जा रहा, है ना। यही तो बोला था, रेंज जो हो वो +- 15 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब तीसरा केस भी क्या होगा तुम्हारा, एकदम करेक्ट हो गया, उसके अंदर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसका मतलब है तीनों हमारे क्राइटेरिया क्या हो गए, तुम्हारे एक्सेप्ट, तुम्हारे क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया डन हो गए हैं। तो इसका मतलब है तुम क्या कर दोगे, इसको, इस वाले सैंपल्स को क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे कि हाँ भाई ये एकदम क्लियर है, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्या करना है तुमको, ये होमवर्क दिया मैंने, इसके अंदर M40 की वैल्यू दे दी है मैंने। एक सैंपल के अंदर कितने क्यूब दिए हैं अभी, 3 क्यूब दिए हैं। और सैंपल कितने दे दिए मैंने, 5 सैंपल दे दिए। वैसे ही करना है तुम लोगों को, पहले इसका एवरेज निकालना है, यहाँ लिख देना इसका एवरेज, यहाँ 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 यहाँ, ठीक। फिर इन सब का क्या कर देना, एवरेज कर देना है। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, F एवरेज की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर क्या करोगे तुम, 0.825 सिग्मा, 0.825 एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, ठीक। और F C के +3, इन दोनों की वैल्यू निकाल लोगे, उन दोनों जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको लिख लोगे। तुमको चेक करोगे क्या वो वाली वैल्यू एफ एवरेज से ज़्यादा आ रही है, तो आगे चले जाओगे। फिर दूसरा क्या होगा, सबसे छोटी वाली वैल्यू देखोगे इसके अंदर, सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी होगी तेरी, देख। सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है यहाँ पर, 39 दिख रही है, ठीक। तो देखो मैंने यही बता दिया, सबसे छोटी वाली वैल्यू 39 दिख रही है। तुम चेक करोगे सबसे छोटी वाली वैल्यू वो F C के -3 से छोटी है कि नहीं। F C के -3 किसका कितना होगा तेरा, इसका F C के -3 कितना होगा, 37 होगा तेरा, इसका 37 हो जाएगा। तो देख सबसे छोटी वाली वैल्यू भी तेरी F C के -3 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, मतलब ओके भाई साहब। तो दूसरा वाला भी क्या हो गया तेरा, क्लियर हो गया। तीसरे पे यही हो, तीसरे पे जाएगा ना, तो इसका निकालिए पॉजिटिव वेरिएशन, इसका पॉजिटिव नेगेटिव निकालता रहियो, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव निकालेगा, उसके बाद क्या होगा तेरा, सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो चेक करना है क्या जो रेंज आ रही है तेरी +15 से -15 के बीच में आ रही है क्या, ठीक। अगर आती है सबकी वैल्यू इन सबके बीच में, तो क्या कर दोगे तुम, ओके कर दोगे। अगर किसी की वैल्यू भी आगे पीछे चली जाती है, उस लाइन से आगे पीछे चली जाती है, तो तुम क्या कर दो, रिजेक्ट कर दोगे। अब इस सवाल में जहां तक मुझे ध्यान आ रही है, इस सवाल के अंदर शायद करना एक बार, दूसरा वाला जो होगा ना तुम्हारा, इस वाले यहाँ पर जब प्लस प्लस और माइनस निकालोगे, तो शायद माइनस की वैल्यू क्या आएगी तेरी, पीछे चली जाएगी, -15 से 17 के करीब चली जाए शायद, ठीक। तो बता, इसका मतलब जो दूसरा सैंपल के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए हैं। तो क्या करोगे तुम लोग, ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर हमारा तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, फेल अगर हो जाता है, पहला और दूसरा अगर फेल हो जाए तो टोटल फेल ही है। ध्यान से सुनना, 3 क्राइटेरिया थे, पहला दूसरा तीसरा, पहला फेल हो जाए या दूसरा क्राइटेरिया फेल हो जाए, तो पूरा फेल हो जाएगा तुम्हारा, तुम पूरा फेल कर दोगे उसको। लेकिन तीसरा क्राइटेरिया अगर फेल हो जाता है किसी एक सैंपल के कारण, मान ली इस सैंपल के कारण क्या हो गया, इस सैंपल के अंदर गड़बड़ी थी, इस सैंपल के अंदर क्या गड़बड़ी के कारण ये वाला सैंपल क्या हो गया, इसकी रेंज की वैल्यू वो +15 -15 के बीच में नहीं आई, तो क्या करोगे तुम, अगली बार इस वाली सैंपल को क्या कर दोगे, हटा दोगे। तुम सिर्फ ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सैंपल लोगे, और टेस्ट को क्या करोगे, फिर से करना है तुम इसको। लंबा सवाल हो जाएगा ये, ठीक। ऐसे ही करने से मैं बोल रहा हूँ, इस सवाल को फिर से करना। अब की बार कितने सैंपल लेना, 1 3 4 5 सैंपल लेना। अब तुमको फिर से पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है, दूसरा तीसरा। अब शायद देखो करके देखना, पता पड़ेगी। तो जब ऐसा करोगे ना, शायद पहला वाला क्राइटेरिया भी फेल हो जाएगा तुम्हारा। तो हमने दूसरी बार ट्राई करके देखा, इसको हटाने से पहला वाला क्राइटेरिया ही फेल हो जाएगा तुम्हारा। इसका मतलब अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो टोटली फेल ही है। हमने दूसरा जो हमारा गड़बड़ कर रहा था सैंपल, उसको हटा के भी देख लिया, अभी भी गड़बड़ आ रही है। पहला वाला क्राइटेरिया फेल हुआ, मतलब सब कुछ फेल हो गया। पहला दूसरा फेल नहीं होना चाहिए, तीसरा हो जाए तो निकाल के चेक कर लो, अगर पहले में दूसरे में से कोई फेल हो गया तो फेल। जहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये वाली जो चीज थी वो क्या था हमारा, डिजाइन में इसका पूरा का पूरी हमने थ्योरी देखी इसके बारे में, एक एक चीज बताई मैंने तुमको। और फिर सवाल देखे हमने, 3 सवाल देखे, तीन नहीं देखे, 2 सवाल देखे। एक मैंने 3 क्यूब का बताया, एक मैंने थोड़ा बड़ा बताया, और एक मैंने तुमको होमवर्क करने के लिए दिया, ठीक। उस होमवर्क करने के बाद भी तुमको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी, उसको बार बार ना लिख के देखना। फिर अगली चीज और कवर कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को हम खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। फिर मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलता है। अगला देखो टॉपिक क्या है, कि अगर अभी हम देख क्या चल रही है, मेरी मेरे क्यूब वगैरह की टेस्टिंग चल रही है ना। अगर टेस्टिंग अच्छी आती है मेरी, मान ले पहला भी क्राइटेरिया सफल हो गया, दूसरा भी सफल हो गया, और तीसरा भी सफल हो गया मेरा, तो इसका मतलब फिर तो ओके है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन अगर बाई चांस मेरा क्यूब क्या हो गया, फेल हो गया, मान ले मैंने क्या बनाया था, एक साइट पर मैं गया था,
और उस साइट पर मैंने बोला था कि भाई मैं एक वो बना रहा हूँ, बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, और इस बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे कितने ग्रेड का कंक्रीट चाहिए होगा, एम एम 100 का कंक्रीट चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने बोला, मान लो मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर मान लो कि हूँ, ठीक, मान लो तुम हो, ठीक है, मान लो तुम इंजीनियर बन गए, अपने जेई बन गए तुमने बोला कि भाई मेरे को साइट पर क्या चाहिए, आ, 1000 बोल रहा हूँ मैं, 100 ग्रेड का मुझे वो चाहिए, मतलब M100 का मेरे को कंक्रीट चाहिए। तो लैब के अंदर क्या बनेगा, लैब के अंदर नहीं, साइट पर क्या बनेगा, M100 का कंक्रीट को बनाने के लिए तैयारी करेंगे, बनाएंगे। फिर वहां से क्या सैंपल लिए होंगे उन लोगों ने कोई, है ना, सैंपल कितने लिए, एक सैंपल के अंदर 6 क्यूब लिए होंगे 3 7 दिन पर, बाकी 3 कितने 28वें दिन पर। तो 28वें दिन पे वो क्या होगा, टेस्ट होगा। अब तुम देखना, मैंने आज क्यूब जो कास्टिंग चल रही है, मतलब जो वो चल रहा है तुम्हारा, जो मसाला बन रहा है तुम्हारा, वो मान ले 1 फरवरी की तारीख को बन रहा है। तो पहला क्यूब उस 7 फरवरी को टेस्ट हो जाएगा तेरा, पहले 3 क्यूब 7 फरवरी को टेस्ट हो जाएंगे। और बाद के जो तेरे, बाद के जो क्यूब होंगे, बाद के 3 क्यूब वो 28 फरवरी को क्या होंगे, तेरे टेस्ट होंगे। क्या वो जो तेरा मसाला होगा वो 28 फरवरी तक ऐसे ही भरा रहेगा उसके अंदर, जो तेरा ड्राम से घूमता रहता है? ऐसा नहीं होगा ना। उसको तो साइड पर लेके जाओगे, उससे बनाओगे कुछ ना कुछ, खराब हो जाएगा नहीं तो। ठीक, तुम 28 तारीख तक वेट थोड़ी करोगे। जैसे 28 तारीख आएगी तब तक तो तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी हो गई होगी बन के, है ना। अब मान ले, जो सैंपल लेके गए थे तुमने, सैंपल इकट्ठे करे थे 28 दिन वाला, 28 वाले दिन वाले जो सैंपल थे, हमने क्राइटेरिया, ये तीनों क्राइटेरिया हमने वो करे, लगाए, और उसमें क्या हो गया, वो फेल हो गया। अभी अभी एक्सेप्ट हो रहे थे, है ना, कोई फेल हो गया तेरा, तो मतलब पूरा सैंपल फेल हो गया, मतलब अगर फेल हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रेंथ के लिए हमने डिजाइन करा था वो स्ट्रेंथ बन ही नहीं पाई थी, है ना। अब बताओ, हमने 100 के लिए डिजाइन करवाया था, वो फेल हो गया उसके अंदर, और उसी फेल वाली चीज से तुमने क्या बना दी, बिल्डिंग बना दी, है ना। ये वही वाली बात है, मान ले दूध है और दूध खराब है तेरा, है ना, और तुमको दूध से तुमने क्या बना के रख लिए, वो तुमने लड्डू बना के रख लिए, मावे के लड्डू बना के रख लिए, ठीक है। और तुमको बाद में पता पड़ी, तुमने बना के रख दिए, है ना, और तुमको बाद में पता पड़ी कि भाई ये तो दूध क्या था, इसकी एक्सपायरी डेट, एक पन्नी पड़ी थी भाई, वो तुमने दूध दूध बना डाल के पन्नी फेंक दी थी, कहीं पड़ी होगी कूड़े के अंदर। जब तुमने 28 दिन बाद देखा तो पन्नी की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, तुमने, इसका मतलब तुमने खराब दूध था, उसके तुमने मावे के लड्डू बना के रख लिए। मावे के लड्डू तो बने हुए रखे, अब क्या करें उनका, अब तो खराब हो गए ना, खराब चीज की तुमने बना दी, अब उसको खाओगे क्या तुम लोग। तो उसको हम क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे। तुम कैसे चेक करोगे उस लड्डू को, तुम ऐसा करोगे, उसको थोड़ा चेक कर देखो, ये नहीं मुंह में ठूस जाओगे पूरा का पूरा 2 3 लड्डू भर लोगे, खराब हुआ तो मर नहीं जाओगे खा के। तो तुम क्या करोगे, थोड़ी सी चुटकी भर क्या करोगे, उसको टेस्ट करके देखोगे। अगर उसका टेस्ट तुम्हारा, उसका टेस्ट नॉर्मल लग रहा है, कोई फर्क नहीं दिख रहा तुम कुछ भी, स्वाद में कोई फर्क नहीं दिख रहा, कलर में कोई फर्क नहीं दिख रहा, और तुम सूंघोगे उसको, सूंघने में अगर महंगा सही नहीं आई, अगर सही आती है, तो बताओ तुम उसको खा लोगे, क्योंकि यार वो महंगा बना है, उसमें तुमने बादाम भी डाल रखा हो, काजू भी डाल रखा होगा, है ना। मम्मी बोलेंगे कि यार कोई बात नहीं, एक्सपायरी मान ले 1 दिन की थी, ज्यादा 1 दिन की एक्सपायरी नहीं थी, समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी मैं समझाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो तुम उसको क्या करोगे, तुम चेक करके देखोगे, अगर तुमको ऐसा दिखता है कि भाई बदबू भी नहीं आ रही, महक भी नहीं आ रही इसके अंदर कुछ ऐसी, कलर भी सही है, टेस्ट भी सही आ रहा है, तो ठीक है चलो, है ना, काम चला लेंगे, अगली बार ध्यान से काम करेंगे, अगली बार के लिए देखेंगे। यही तो करते हो। ऐसा ही यहाँ पर भी किया जाता है। तो जब हमने टेस्ट किए थे सैंपल, तो वो खराब आ गया, और उस हमने खराब से पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दी। तो रिस्की मामला है तेरा, वो बिल्डिंग तेरे चांद पे गिर जाए क्या पता कभी, है ना, वहीं पे काम हो जाए तेरा। तो हमको वो देखना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब भाई वो खतरे की घंटी है। उस उस बिल्डिंग में भेजेंगे, फिर कोई कुछ इंजीनियर भेजेंगे, और बोलेंगे, उनसे क्या बोला जाता है पता है, कि एक काम करो, जो भी उस सीमेंट से जो ये जो सैंपल जो फेल हुआ है ना, वहां पर जाओ और वहां से क्या करो, एक दीवार में क्या करो, छेद करो। छेद का मतलब ये नहीं होता कि तुम सुराख कर दो, ऐसा होता है। देख, मान ले इस उस सैंपल से क्या बनाया, एक हमने वॉल बनाई हुई थी, दीवार बनाई होगी कहीं पर, ठीक। अब उसमें, अब बोला जाता है उन लोगों से कि क्या करो, एक कोर कटिंग सैंपल होता है, कोर कटिंग सैंपल का मतलब होता है कि ऐसे ना एक सिलेंडर होता है तेरा, ठीक। उस सिलेंडर को ऐसे ऐसे खींच के मारते हैं किसी चीज के अंदर यूं करके,
ऐसे मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। मान ली दीवार थी, उसमें एकदम खींच के मारेंगे, फिर हथौड़ा वथौड़ा का सिस्टम होगा इनका, उससे क्या करेंगे, खींच के मारेंगे। तो जैसे ही आगे की तरफ आएगा, तो ये वाला जो पार्ट था ना इस दीवार का, वो क्या आ जाएगा, इसके अंदर भर गया। ठीक। तो बता, मेरे को ये क्या मिल गया, इस दीवार का छोटा सा कटा हुआ क्या मिल गया, पंचिंग किया हुआ पीस मिल गया मेरे को, ये वाला। ठीक है। अब मैं ये जो मेरे पास सैंपल आ गया, इसको क्या बोल रहा है, कोर कटिंग सैंपल बोला जाता है। मैंने इसको कट कराया था, जैसे एकदम झटके से मार के मैंने वो निकाल के लिया आया, पंचिंग करके लिया आया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कहाँ पर लगाऊंगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर क्या करूंगा, लगाऊंगा। ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा, लोड रखूंगा इस पर। ठीक। और देखूंगा कि क्या वो, उसका देखूंगा क्या वो ठीक है नहीं है। मतलब अगर मान ली मैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे लगाया और उसकी रीडिंग जो है वो असली रीडिंग से मैच नहीं कर रही, बहुत कम स्ट्रेंथ आ रही है ना। तो अभी के लिए मान लिया, अगर मान ले ये क्या हो गया तेरा, ये सफल हो गया, मैंने छेद कर ले गया यहाँ से, और ये क्या है, इसकी अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, मशीन टेस्ट करने की भी अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है उसके बाद भी, तो हमारा मामला क्या है, ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कंक्रीट को हम उस दीवार, वो जो बिल्डिंग बनाई थी, जो छोटा सा ही कुछ भी बना हो, उसको हम कुछ वो नहीं करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, वो सेफ है। ठीक है। अब बात सवाल आता है, अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब जिसका हमको डर था वो बिल्डिंग कमजोर रह गई है, उसका जो स्ट्रेंथ है दीवार की वो उतनी आई नहीं है, तुमने यहाँ पर मशीन के अंदर रखा और ये कच्चा निकल गया, टूट गया, तो भाई साहब वो जो तेरी बिल्डिंग थी वो भी खतरा है, उसके अंदर भी है ना। जब हमने इसको उठा के लेगा, ये भी क्या होगा तेरा, उसका कच्चा निकल गया, मतलब पूरी बिल्डिंग क्या कच्ची बन गई है कहीं ना कहीं से, गिर सकते हो कभी ना कभी बाद में फ्यूचर के अंदर। तो अब क्या होगा, दूसरी चेक करोगे, पहला केस था तेरा जहाँ ऐसा करके चेक करो, कोर कटिंग वाला पहला केस था। अब दूसरा क्या होगा, अगर ये भी क्या होगा, फेल हो गया है तो देखो दूसरा क्या होगा, पढ़ो, इफ कोर कट सैंपल ऑल्सो गेट फेल्ड, अगर कोर कट सैंपल भी तेरा क्या होता है, फेल हो जाता है, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, लोड टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट, लोड टेस्ट करेंगे। ठीक। तो टू के अंदर क्या आएगा, ए आएगा। क्या होगा तेरा, जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर है, जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान ले तेरा क्या था, तेरी कोई वो थी बिल्डिंग थी, उसके अंदर कोई बीम रखी होगी, वो भी उसी माल की बनी होगी जिससे हमने बनाया था। तो ये दो कॉलम हो गए तेरे, और ये बीम हो गई। ठीक। तो स्ट्रक्चर पर क्या रखोगे, तुम लोड डालोगे। ठीक, लोड मतलब वजन डालोगे। कितना वजन डालोगे, जो भी इस बीम का डेड लोड है, डेड लोड मैंने बताया था ना, इसका खुद का जो वजन होता है, या भाई इस बीम का खुद का भी तो कुछ वजन होगा ना, वो क्या, इसका डेड लोड है। तो उसका जो भी डेड लोड है ना, उस डेड लोड का 25% ज़्यादा लोड और लगा दोगे। उसका मतलब डेड लोड का 25% और ज़्यादा लगाना, मतलब डेड लोड के अंदर 1.25 लोड और रख दोगे, कौन सा, लाइव लोड। ठीक है। तो डेड लोड के अंदर क्या कर देना तुमको, 1.25 कर देना किसका, लाइव लोड का तुमने। ठीक है, 1.25 टाइम्स लाइव लोड रख दिया तुमने, डेड लोड का। ठीक। भाई जितना भी डेड लोड था तेरा, उसका 25% ज्यादा रख दिया तूने, क्या, लाइव लोड। लाइव लोड मतलब जो बाहर से लाके हम रख सकते हैं, कोई सिलेंडर, एग्जांपल बता रहा हूँ, सिलेंडर वगैरह नहीं, मान लो कोई सिलेंडर रख दिया, कुछ हमने बहुत वजन रख दिया, कोई बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए, 1.25 ज्यादा होने चाहिए। और कब तक रखेंगे हम उनको, 24 घंटे तक रखेंगे। ठीक। 24 घंटे तक रखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन को क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, डिफ्लेक्शन जो होगी ना स्ट्रक्चर की, उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब जब इसमें बहुत ज़्यादा बोझ होगा, तो बताए थोड़ी सी भी नीचे की तरफ नहीं झूल जाएगी, देख ऐसे हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत थोड़ी सी होती है, तुमको दिखेगा भी नहीं आँख से। इसलिए यहाँ पर गेज वगैरह लगाए जाते हैं नीचे, ताकि मशीन बहुत बारीक बारीकी से उसको देख लिया जाए, आँख से नहीं दिखती ये सारी चीज़ें। तो तुमने क्या देखा, डिफ्लेक्शन को देखा, स्ट्रक्चर कितना डिफ्लेक्ट करा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ झुका। ठीक। अब तुम क्या करोगे, उस लोड को क्या कर दो, हटा दोगे। तुमने जैसे लोड, तुमने चेक कर लिया डिफ्लेक्शन कितना आया उस बीम के अंदर, ये स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हटा दिया तुमने। अब डिफ्लेक्शन को क्या करने दोगे, तुम रिकवर होने दोगे। अभी जब मान ले कोई, जैसे इलास्टिक, इलास्टिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, बीम को तूने ऐसे दबाया, तो कैसे हो, ऐसे झुक जाएगी तेरी, और उसके बाद जैसे लोड हटाएगा, तो अपन इनिशियल पोजीशन पर क्या चलेगी, वापस चली जाएगी। अभी रबड़ का छल्ला तो है नहीं कि तू ऐसे जैसे ही लोड हटाएगा वैसे ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इतनी तो होती नहीं है रही, ठीक। तो हमने क्या करा, जैसे ही लोड को रिमूव करा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, रिकवर होना चाहेगा, हम देखेंगे। तो हम देखेंगे अगर हमारा 75% डिफ्लेक्शन रिकवर हो गया, जितना भी डिफ्लेक्शन आया, मान ले हमारा डिफ्लेक्शन कितना आया था, इतना आया था, है ना,
बहुत छोटा सा आता है। उसका 75% क्या हो गया, रिकवर हो गया। मान ली 100% था, इसके मैंने चार भाग कर दिए, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार कर दिए मैंने भाग। ठीक। तो ये बीम जो थी वो कहाँ थी पहले, वो मान ले यहाँ थी बीम, है ना। और अब कहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर आ गई थी। जैसे मैंने लोड हटाया, बीम ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, चढ़ेगी चढ़ेगी, और कहाँ तक पहुंची, यहाँ तक पहुंच गई। ठीक। इसका मतलब है उसका पूरे का डिफ्लेक्शन अगर 100% था, अगर वो 75% तक चली जाती है, रिकवर कर लेती है, कितने घंटे में, 24 घंटे के अंदर ही, तो उस कॉन्क्रीट को तुम एक्सेप्ट कर लोगे। समझ रहा है। हमारा वो जो कोर था वो फेल हो गया, कोई बात नहीं, हमने ओ एक और टेस्ट करा, ये वाला टेस्ट करा, है ना, लोड डिफ्लेक्शन वाला टेस्ट करा, 75% रिकवर हो गया, तो तुम क्या कर लोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे। अदरवाइज, अदरवाइज क्या करोगे तुम, एक और टेस्ट करोगे। मतलब भाई इतने तुम वो हो, मक्कार आदमी हो, तुम उसको अभी भी क्या है, उसको तोड़ना नहीं चाहते, तुम फिर से एक आध टेस्ट और करके देखे हो, कि चल एक टेस्ट और करके देख लेते हैं, लास्ट बार है, अगर इसमें फेल हो गया तो हम इसको फेल कर देंगे पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है। अब अगला देखो टेस्ट क्या होता है। अगला टेस्ट जो होगा वो कब होगा तुम्हारा, ये सब करने के बाद 72 घंटे बाद होगा। कितने घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद होगा। अगले टेस्ट के अंदर क्या करना है तुमको, सेकंड लोड लगाना है, फिर से लोड लगाना है ना, वही लोड जो होगा तुम्हारा, फिर से लोड लगाया मैंने कुछ, और अब की बार जो हो तेरा डिफ्लेक्शन, वो 75% नहीं आना चाहिए, अब की बार 80% आना चाहिए। भाई जैसे तेरी बीम थी झूलने के बाद ऐसे हो गई थी, उसके बाद जैसे लोड हटाएंगे तो अपने अपनी पोजीशन को रिकवर करेगी, तो अब की बार पूरा डिफ्लेक्शन वो कितना का रिकवर करनी चाहिए, 80% तक रिकवर कर लेनी चाहिए डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन 80% तक रिकवर हो जाती है, उसकी डिफ्लेक्शन की रिकवरी, तो हम क्या कर देंगे, उसको अभी के लिए क्या कर देंगे हम, ओके कर देंगे कि चल भाई कोई बात नहीं, भूल चूक माफ हो गई है ना, हमने जुगाड़बाजी करके इसको हरी झंडी दे दी है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ने वोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 80% इस वाले केस के अंदर अगर 80% से कम रह गई, वो 80% तक नहीं पहुंच पाई, तो स्ट्रक्चर को तुम क्या कर दोगे, परमानेंट के लिए रिजेक्ट कर दोगे। अब उसका क्या करा जा सकता है, अगर टेस्टिंग के बाद भी तुम्हारी ये जो चीज है वो फेल हो गई है, इन सारे टेस्ट के अंदर क्या हो गई, फेल हो गई है, तो भाई तुम फिर बाद में क्या करोगे, उसको तोड़ने के आदेश दे दिए जाएंगे कि एक काम करो, उस बिल्डिंग को तोड़ दो, कभी कोई गिर गिर के मर जाए। ठीक है। तो मैंने तुमको ये वाली सारी चीज मैंने बता दी। ठीक है। अब मैं तुमको आगे पढ़ाऊँ क्या। हम्म? चलो मैं बता देता हूँ ना, इसको खत्म करा देता हूँ मैं आज। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है। अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है तुम्हारा क्या, नॉमिनल मिक्स या डिजाइन मिक्स। अभी हमने क्या देखे थे, क्राइटेरिया देखे थे कि कैसे हम सैंपल के क्राइटेरिया को देखेंगे कि वो सैंपल ठीक है कि नहीं ठीक है, हमने ये देख लिए थे। ठीक। अब हम देखेंगे डिजाइन मिक्स देखेंगे, क्योंकि नॉमिनल मिक्स तो हमको कुछ करना होता नहीं है, वहाँ तो सिर्फ रूल लिखे होते हैं कि इसमें 2 किलो वो मिला दे, चीनी बोल रहा हूँ, 2 किलो वो सीमेंट में 1 किलो पानी मिला दे, 1 किलो रेत मिला दे, 1 किलो बदरपुर मिला दे। ठीक। तो नॉमिनल मिक्स तो तुमको बाद में मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। ठीक। हमको अभी के लिए बेसिक क्या देखना, लेक्चर का नाम भी क्या था, डिजाइन मिक्स था, है ना। तो कॉन्क्रीट मिक्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक कौन सा तरह, नॉमिनल मिक्स, और एक कौन सा, डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स कोई भी बना सकता है ना, कोई भी एरा गैरा आदमी बना सकता है, मिस्त्री टाइप का आदमी। ठीक। यहाँ पर क्या होता है, सम थम रूल्स होते हैं, उनका यूज करके नॉमिनल मिक्स बनाया जाता है, लेकिन ये जो सारी चीजें होती हैं उसमें सारी चीज कैलकुलेट की जाती हैं, पूरा एकदम बढ़िया से हिसाब किताब लगाया जाता है, और उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाता है ना। अब देखो नॉमिनल मिक्स की प्रॉपर्टी देखो क्या लिखी हुई है, कॉन्क्रीट लेस देन 20 ग्रेड। जो ग्रेड होते हैं ना, उसके बहुत सारे ग्रेड बताए थे ना मैंने, तुम्हारा 10 हो गया, 15 हो गया, तुम्हारा 20 हो गया, इन ये सब इसकी वैल्यू थी तेरी। ठीक। तो अगर जो कंक्रीट का जो ग्रेड होगा, अगर वो क्या आ रहा है तेरा 20 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, अगर कंक्रीट का जो ग्रेड आ रहा है मेरा, वो क्या आ रहा है, 20 से कम आ रहा है मेरा कंक्रीट का ग्रेड। ठीक। तो उन सबको मैं क्या बोल दूंगा, नॉमिनल मिक्स बोल दूंगा। 20 वाले को भी क्या बोलूंगा मैं, 20 वाले को भी मैं क्या बोलूंगा, नॉमिनल मिक्स में डालूंगा, और 20 से कम वाले को भी मैं क्या डालूंगा, नॉमिनल मिक्स में डालूंगा। 20 से जैसे ही ऊपर आता है 25, 30, 35, 40, ये सब क्या हो जाते हैं तेरे, ये सब हाई ग्रेड हो जाते हैं, इनको बनाने के लिए मैं डिजाइन का यूज करता हूँ, नॉमिनल मिक्स से नहीं बनाता मैं इनको। ठीक। तो देखो पढ़ो क्या है, आ फिक्स प्रोपोर्शन लाइक 1:4, है ना, 1:4 कर दिया हमने, मान लो कि सैंड और सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो 1:4, सीमेंट 1 यूनिट, ठीक, सैंड 2 यूनिट, एग्रीगेट 4 यूनिट।
या 1:1:1/2 है ना। इस तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं, याद करे हुए होते हैं, उनसे बना देते हैं बिना देखे। ठीक है, यहाँ पर किसका यूज होता है, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो का यूज होता है तुम्हारा। मतलब वॉल्यूमेट्रिक में चलता है मामला, वॉल्यूम के अंदर चलता है। अभी देखो ध्यान करो, जब घर पे बनता है तुम्हारा, तो उस घर पे जो चीज बनती है, मान ली तुम्हारा छत बन रही है या फिर तुम्हारा एक फ्लोर बन रहा है, तो तुम जो तुम्हारा वो होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, पैन, हिंदी में उसको बोलते हैं ना क्या, तसला, तसला बोलते हैं ना। कि एक तसला क्या लेगाओ, सीमेंट डालो उसके अंदर, तो तसला और सीमेंट डालो, है, रेत इसमें 2 फावड़े डालो, 3 फावड़े डालो, तो वहां वॉल्यूम के हिसाब से चल रहा है, वो तसला में नाप के धर रहे हैं ना वो। कोई नापता तो नहीं है, तेरे घर में तराजू तो नहीं होता ना तुम्हारे, कि तराजू से नापते हैं सीमेंट का वेट और फिर डाल रहे हैं। नाप नाप के तो कोई नहीं बनाता, वजन नाप के नहीं बनाते, वॉल्यूम में आयतन नाप के जाता है उसके अंदर। तो नॉमिनल मिक्स है, इसका मतलब समझ में आ गई तुमको। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक रेशियो चलते हैं यहाँ पर मटेरियल के। यहाँ पर देख, क्वालिटी मटेरियल क्या होती है, वो कंसिडर नहीं करी जाती है कि कौन सी क्वालिटी का मटेरियल है। तुमने देखा होगा कोई ज़्यादा पूछता नहीं है कि क्या, कौन सी क्वालिटी का सीमेंट है, कौन सी क्वालिटी का रेत है, कौन सी क्वालिटी की ईंट है। जो भी दिखता है भेड़ देते हैं उसको ऐसे ही। रफ वर्क के लिए होता है भाई, ऐसे हमने है कोई वो बना रहे हैं हम, तबेला बना रहे हैं, ले बना दिया हमने, एक घर बना रहे हैं, ले बना दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं मारते हैं उसके अंदर। हम मान के चल, नॉर्मल में इसके अंदर मान के चला जाता है कि डिजायर डिजायर जो स्ट्रेंथ है, जो भी हमको स्ट्रेंथ चाहिए, वो ऑब्टेन हो जाएगी। अब होगी नहीं होगी वो पता नहीं, पर हो जाती है ना। ये छोटा मोटा काम है। ठीक। तो नॉमिनल मिक्स के अंदर देखो क्या आएगा। तो देख, 5 से लेके 20 तक के जो ग्रेड होते हैं वो नॉमिनल मिक्स के अंदर आते हैं। 20 या 20 से छोटे वाले जो ग्रेड होते हैं नॉमिनल मिक्स के अंदर आते हैं। जैसे ग्रेड क्या हो गया, 5 आ गया, 7.5 हो गया, मैंने बोला था 7.5 भी आता है। 5, 7.5, 10, 15, 20, ध्यान करो, 5, 7.5, 10, 15, 20। इनका प्रोपोर्शन लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुमको। 5, 7.5, 10, 15, 20। अब क्या लिखो, एक 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 लिख दो सबके आगे। ठीक। यहाँ पे देख 5 है, तो यहाँ पर क्या लिख दे, 5 लिख दे। 5 इससे कम करता जा, 5, 4, 3, 2, एक नहीं लिखना है। अब यहाँ पर लिखना 1.5, यही चीज ध्यान रखनी है, 20 के अंदर 1.5 ध्यान रखना है तेरे को। ठीक। अब क्या कर, इसका दुगना, 2 से गुणा कर दो। तो 5 दूनी कितना, 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1.5 दूनी कितने होते हैं, 3 हो जाते हैं। तो पूरी टेबल क्या हो गई, बन गई। ठीक। इससे एक अगला भी आता है, मतलब वो नॉमिनल मिक्स के अंदर नहीं है, वो डिजाइन मिक्स के अंदर है, लेकिन वो जस्ट इसके बाद आता है, इसकी वैल्यू बता दी जाती है कितनी, उसको भी बना सकते हो, 1:1:2 करके होता है वो। ठीक, 1:1:2। ठीक, तो इस टेबल का ऐसे याद रखो, 5, 4, 3, 2, 1.5, 1। ठीक, एक का डबल करेगा कितना आएगा तेरा, 2 आ जाएगा। तो एक का डबल करते जाना तुम लोगों का ना, 5 का डबल, 4 का डबल, 6 का डबल, 3 का डबल, सॉरी। ठीक। अब देखो ये चीज तुमको ध्यान रखनी है। M25 का कितना होता है रेशो, 1:1:2 होता है। M20 कितना होता है, 1:1/2/3 होता है। तुमको कुछ याद ना हो, वैसे सब चीज याद होनी चाहिए वाली चीज, ये तो दोनों याद ही होने चाहिए। M20 और M25 कितना होगा, M20 का 1:1/2/3, M25 का कितना होगा, 1:1:2। ठीक। अब हमको क्या देखनी है, क्वांटिटी देखनी है पानी, हम पानी कितना डालें। अगर हमारे पास हमारे पास क्या 50 kg सीमेंट है, 1 kg सीमेंट, हमारा जो कट्टा होता है ना एक सीमेंट का, वो 50 kg होता है उसके अंदर। तो 50 किलोग्राम सीमेंट के अंदर कितना पानी डालें, अगर मेरे को 5M5 ग्रेड का क्या बनाना है, सीमेंट बनाना है। तो देख, जितना ज्यादा तुम पानी भरोगे उसके अंदर, उतनी स्ट्रेंथ क्या मिलती है, कम मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पानी डालो ही मत उसके अंदर, सब चीज की कोई हिसाब होता है ना। तूने से भर के पानी डाल दिया उसके अंदर तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तूने बहुत कम पानी डाला है, पानी डाल ही नहीं रहा है, तो भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मुझे तो देख के डालना करना होता है सब कुछ। तो M5 के अंदर कितना पानी डालना होता है तुम्हारा, 50 kg सीमेंट के अंदर 60 किलोग्राम पानी डालना होता है। 75 के अंदर 45, 10 के अंदर कितना केजी पानी, 50 किलोग्राम सीमेंट के अंदर कितना, 34 किलोग्राम पानी। 15 के अंदर 32 किलोग्राम पानी। और 20 बनाना है तो कितना डालना पड़ेगा मेरे को, 30 किलोग्राम पानी डालना पड़ेगा। 20 का तुम ध्यान रख सकते हो, 20 का और 5 का ध्यान रख सकते हो, बाकी पूरी टेबल ध्यान रखनी है ना। SSC जेई के अंदर या RRB जेई वगैरह इन सब के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है इससे। इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। आगे चले। अब देखो, अब हमको क्या करना है, डिजाइन मिक्स करना है। नॉमिनल मिक्स तुमने देख लिया, है ना। नॉमिनल मिक्स में तो कुछ है भी नहीं, याद करना है बस। डिजाइन मिक्स देखो क्या होगा, अब हम मिक्सचर को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे।
और ये जो किस पर होता है, नॉमिनल मिक्स वॉल्यूम के आधार पर होता है। ये किस पर होगा तेरा, वजन के आधार पर होगा, वेट के आधार पर होगा। तो देखो इसके अंदर हमको क्या देखना है, मैं याद करो मैंने बताया था, साइट पर जब हम क्या करते हैं, उसकी टारगेट मेन स्ट्रेंथ देखते हैं तो कितनी आती है, 0.825 सिग्मा आती है, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा। लेकिन अगर हम किस पर देखेंगे, डिजाइन, अगर हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन मिक्स देख रहे हैं हम, तो उसके लिए एफ एवरेज की वैल्यू, एफ ओ तुम्हारी मेन टारगेट स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एफ सी के प्लस 0.625 सिग्मा होती है उसके लिए वैल्यू। तो देख यहाँ पर एफ एवरेज की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, एफ एम, एफ एम से, और एफ मीन टारगेट स्ट्रेंथ से। और मीन टारगेट स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होनी चाहिए तुम्हारी, एफ सी के प्लस 0.65 सिग्मा से क्या होनी चाहिए तुम्हारी, ज्यादा होनी चाहिए। इसी को बोला जाता है क्या, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक। प्रॉपर्टी देखो डिजाइन में इसकी क्या है, कंक्रीट ग्रेड 25 से स्टार्ट हो जाता है, एम 25 से स्टार्ट होता है, क्योंकि एम 20 वाले, एम 20 से कम वाले क्या थे, सारे नॉमिनल मिक्स थे। तो एम 25 या एम 25 से ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हम डिजाइन मिक्स के अंदर डाला जाता है, उन सबको डिजाइन मिक्स से बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है तेरा, प्रोपोर्शन बाय क्या होता है, प्रोपोर्शन बाय क्या होता है तेरा, वेट होता है। बैच मिक्स प्लांट क्या होता है इसके अंदर यूज होते हैं, है ना, बड़े बड़े बैच मिक्स प्लांट यूज होते हैं। डिजाइन मिक्स डन बाय रेप्यूटेड लैब। जो भी डिजाइन मिक्स किया जाता है ना, वो ऐसे नहीं कोई भी उठा के मुंह कर देगा, वो एक जानी मानी लैब जो होती है ना, मान ले जैसे हमारे कॉलेज के अंदर सैंपल बन के आते थे, वो कोई आईआईटी कानपुर या पता नहीं कहाँ से आया था उस पर लिखा रहता था। तो ऐसी अच्छी अच्छी जो लैब होती है ना, कहीं की लैब हो गई, वहां से बन बन के सैंपल आते हैं डिजाइन मिक्स के अंदर। ठीक है। मैं सोया नहीं हूँ रात को, इसलिए नींद आ रही है मेरे को, ठीक है, तुम मत सोना तेरे को नींद नहीं आनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, है ना, मैं थोड़ी रात सोया नहीं था मैं। ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या करें, डिजाइन किए जाते हैं, एंड देन क्यूब्स आर मेड टेस्टेड। पहले क्या प्रोपोर्शन डिजाइन किए जाते हैं, पहले प्रोपोर्शन डिजाइन करोगे कि कितना मेरे को क्या क्या डालना है, और उसके बाद क्या कर दोगे, फिर उनके क्यूब बना के उनकी टेस्टिंग कर दोगे, ऐसा हिसाब रहता है। अब हमको देख, अब हम क्या करने वाले हैं, एक भाई एक जिंदा, हम जिंदा कंक्रीट को क्या करने जा रहे हैं, डिजाइन करने जा रहे हैं। अब देख कैसे डिजाइन करेंगे इसको। मेरे पास क्या है, मान ले तेरे को क्या बनाना है, तू बोल रहा है कि यार मेरे को ना अपना घर बनाना है, बहुत अच्छा घर होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। मेरे को बनाना है M40 का, M40 ग्रेड थी ना, तो M40 ग्रेड का मेरे को कॉन्क्रीट वो बनाना है, कॉन्क्रीट बनाना है, डिजाइन करना है, बताओ कैसे करना होगा। ठीक है, वही बनाना सिखा रहा हूँ मैं तेरे को। तो फाइंड क्या करनी है, सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले चल मैं सिखा देता हूँ तेरे को कि टारगेट मिन स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है इसकी। तो बता, डिजाइन मिक्स चल रहा है तेरा, M40 डिजाइन मिक्स के अंदर आएगा, नॉर्मल मिक्स के अंदर आएगा, डिजाइन मिक्स के अंदर आएगा, क्योंकि 25 से ऊपर आए। तो टारगेट मिन स्ट्रेंथ की कितनी हो गई तेरी, टारगेट मिन स्ट्रेंथ यानी FM, FM की वैल्यू कितनी आएगी तेरी इसके लिए, FM की वैल्यू होती है FC के प्लस 1.65 सिग्मा। देख 25 से ऊपर है तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी तेरी, 5 आ जाएगी। FC की वैल्यू कितनी, 4 थी, 40 प्लस 1.65 सिग्मा की वैल्यू कितनी, 5। इन सब गुणा कर, तेरे को पता लग जाएगा कितनी स्ट्रेंथ आएगी इसकी। ठीक, कितनी आई तेरी, 48.25 आ गई तेरी स्ट्रेंथ। यानी तेरे को अगर 40 का बनाना है, M40 का तेरे को सीमेंट वो बनाना है तेरे को, वो मिक्सचर बनाना है, तो कितना टारगेट करके चलेगा तो 48.25 का टारगेट लेके चलेगा, तब जाके 40 तक पहुंच पाएगा। ठीक है। अब देखो जरा, अब आती है तुम्हारा डिजाइन में। ठीक है, डिजाइन में इसके क्या क्या प्रोसीजर है ध्यान से देखिए उसको। सबसे पहला प्रोसीजर है, हमको क्या करना होता है, वाटर सीमेंट का रेशियो क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। वाटर सीमेंट का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक। हाँ, जो भी डिजायर स्ट्रेंथ है, जो भी तुम स्ट्रेंथ चाहते हो, जैसे मैं क्या चाहता हूँ, M40 की चाहता हूँ स्ट्रेंथ। ठीक। तो उसके हिसाब से एक टेबल होती है ना, आगे जब देखेंगे तो मैं बताऊंगा तुमको, है ना, अभी सुनते जाओ बस। कि M40 का मेरे को करना है, तो डिजायर स्ट्रेंथ M40 की है। तो हम क्या करें, टेबल के हिसाब से क्या देखते हैं, वाटर सीमेंट का रेशियो देखते हैं। वाटर सीमेंट का रेशियो क्या क्या मतलब है, वाटर सीमेंट का रेशियो मतलब ऊपर वाटर रखो, नीचे सीमेंट रखो, इन दोनों का क्या रेशियो। ठीक, इन दोनों का रेशियो टेबल से तुम क्या कर लोगे, निकाल के देख लोगे भाई कितना चाहिए, जितना हमको बनाना है। ठीक है। अगला देखो, फिर तुमको क्या देना, पानी का कितना कंटेंट लेना है तुमको। वर्केबिलिटी का चार्ट होता है, वर्केबिलिटी में बताऊंगा वर्केबिलिटी क्या होती है।
थोड़े से जल्दी से बताता हूँ ना, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि बाद में हमको पढ़ना है इसके बारे में। वर्केबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम हमारा जो कंक्रीट था उस पे हम कितनी आसानी से काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मान ले, अरे इसको आसान तरीके से समझ। मान ले तेरे पास सीमेंट है, सीमेंट के अंदर तूने कम पानी मिलाया। देख मैं फिर बताता हूँ, पानी मिलाना वर्केबिलिटी बढ़ाना नहीं होता कि पानी मिला दिया तूने वर्केबिलिटी बढ़ गई। पानी मिलाने से कुछ टाइम तक वर्केबिलिटी बढ़ सकती है, पर उसका ये मतलब नहीं तो पानी मिलाया जाए। एक वो नहीं देखा तुम लोगों ने, डायलॉग होता है उसका, नायक फिल्म अगर देखी हो, कि पीने को तो जहर भी पिया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि पिया ही जाए। जो एक वो होता है ना, अमरीश पुरी का जो चेला होता है वो बोलता है, पानी का मतलब ये थोड़ी है तो पानी मिला दे उसके अंदर, सारा पानी भर दे फिर उसके अंदर तो खूब सारी वर्क तेरा वो बन जाएगा तेरा, और तरी बन जाएगी, उसे डाल फिर उसके अंदर। ऐसा थोड़ी होता है। तो वर्केबिलिटी क्या मतलब होता है कि हमारा जो मसाला है ना, वो कितना क्या होता है, सॉफ्ट हो, मुलायम हो, कि हर जगह पर क्या हो जाए, वो भर जाए फिर। वही क्या है, तो ये वर्केबिलिटी है। तो वर्केबिलिटी अलग अलग तरह की होती है, उसका चार्ट होता है। तो हमको जिस तरह की वर्केबिलिटी चाहिए, हमको पता है ना कि हमारा स्ट्रक्चर के लिए क्या वर्केबिलिटी चाहिए होगी, कितना तेरा मुलायम होना चाहिए सीमेंट, है ना, जो हर जगह जगह फैल जाए, कितना उसका क्या लेवल होना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे को देखना पड़ेगा, वर्केबिलिटी का चार्ट उठाते हैं और वहां से देखते हैं हम क्या, वाटर कंटेंट को हम उठा लेते हैं कि भाई इतना वाटर कंटेंट चाहिए होगा क्योंकि मुझे इतनी वर्केबिलिटी चाहिए इस काम के लिए। तो वहां से तुम क्या उठा लोगे, वाटर कंटेंट उठा लोगे कि कितना तुमको पानी चाहिए। जैसे मान ले कितना, 840 मान लो केजी पानी देखा हमने, इसके हिसाब से कोई वर्केबिलिटी होगी किसी के हिसाब से, उसके हिसाब से ये आ गया मान लो। एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ मैं तेरे को। ठीक, आगे चलो। अब अगला देखो, अगला तुम क्या निकालोगे, सीमेंट कंटेंट को क्या करोगे, रिक्वायर्ड करोगे कि कितना सीमेंट कंटेंट तुमको चाहिए। याद कर, पहले वाले केस के अंदर मैंने क्या निकाला था, वाटर सीमेंट रेशियो निकाला था। अगले वाले केस के अंदर मैंने वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी चार्ट से क्या निकाल लिया, सीमेंट का कंटेंट निकाल लिया, सीमेंट कितना चाहिए होगा तेरा। अब देख यही क्या होता तेरा, ये वाटर कंटेंट, ये सीमेंट कंटेंट, यही तो वाटर सीमेंट रेशियो होता था। तो वाटर सीमेंट रेशियो तो तेरे को मिल जाएगा कहाँ से, जो तुमको डिजायर स्ट्रेंथ चाहिए वहां से मिल जाएगा तेरे को, मैंने बताया था। तो इसकी वैल्यू मान ले मिल गई तेरी, मान ले 0.40 मिल गई। ठीक। पानी का कंटेंट कहाँ से पता लगा तेरे को, वाटर का कंटेंट कहाँ से पता लगा था, वर्केबिलिटी चार्ट से पानी कंटेंट पता लग गया था। तो मान ले इसकी वैल्यू पता लग गई, मान ले मेरे को आइडिया ले, मान ले 0.2 हो गया, कोई भी वैल्यू रख ले, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान ले 0.2 हो गया, तो पता नहीं यहाँ से सीमेंट का कंटेंट नहीं निकाल सकते हम। सीमेंट की वैल्यू कितनी आएगी तेरी, 0.2, जीरो अपॉन में कितना, 0.40। अब जो वैल्यू भी आई, इसकी वैल्यू पॉइंट में आती है, पर मैं तो समझा रहा हूँ ना तुमको, इसकी वैल्यू जो भी होगी रखते होगे। तो यहाँ से बताओ सीमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बात है। ठीक है, चलो फिर आगे। अब देख, फिर हमको क्या डिसाइड करना है, चौथा स्टेप क्या है, हमको डिसाइड करना है रेशियो किसका, फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट का रेशियो डिफाइन करना है। याद कर, हाँ, एग्रीगेट कितने तरह के, दो तरह के, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो हमने WFA क्या क्या मतलब है तेरा, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसका हमको क्या निकालना है, रेशियो डिसाइड करना कितना रेशियो होगा। ज्यादातर तौर पर 1:2 लिया जाता है, कि अगर फाइन एग्रीगेट को एक्स ले रहे हो तो कोर्स एग्रीड को उसका दुगना लो, 2x लो। ठीक, यहाँ तो बात समझ गए। अब पांचवा क्या है, मेरे को एक प्रिंसिपल लगाना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल। इसको समझो, इस प्रिंसिपल को लगाना है मेरे को। ठीक, और क्या क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट कर लेना है, किसका, फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का मास कैलकुलेट करना है कि कितना मुझे फाइन एग्रीगेट डालना है और कितना मुझे कोर्स एग्रीगेट डालना है। जैसे ही तुम ये चीज फाइंड करते हो, तुम्हारे पास हर चीज की वैल्यू हो गई। तेरे पास पानी की वैल्यू भी हो जाएगी, कितना डालना है पानी, सीमेंट कितना डालना है, कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, और क्या चाहिए भाई तेरे को, और सब चीज मिल गई तेरे को, कि कितना सीमेंट, कितना पानी, कितना फाइन, कितना कोर्स, सब पता लग गया। अब मिला उसको और बना दे अपना, जो तेरी टारगेट स्ट्रेंथ आ जाएगी उसकी, जो भी होगी तेरी। ठीक। अब देखो ये प्रिंसिपल का क्या मतलब है, इस प्रिंसिपल को समझो। देख, मान ले मैं 1 मीटर क्यूब बना रहा हूँ, कोई भी मैं एक वॉल्यूम बनाना चाह रहा हूँ कि इसका मसाले का वॉल्यूम होगा वो 1 यूनिट में ले लूँ। 1 यूनिट का मतलब है मैं उसका 100% मान लूँ, या 1 यूनिट मान लूँ, या उसकी वैल्यू में 1 लिख दूँ, है ना। ठीक है, तो
वो कैसे आएगी तेरी? कुछ पोर्शन तो उसका कहीं पर वॉल्यूम सीमेंट का होगा तेरा, कुछ वॉल्यूम फाइन एग्रीगेट लेगा, कुछ वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट ले रहा होगा तेरा, कुछ वाटर ले रहा होगा, कुछ क्या होगा उसके अंदर खाली जगह होंगी, वॉइड भी होगी। अभी के लिए इस इक्वेशन के अंदर वॉइड वॉइड का कोई काम दे नहीं रखा, अगर कभी देगा तो मैं बता दूंगा। मोस्टली नहीं देते हैं, तो वॉइड की वैल्यू कितनी धर देंगे यहाँ पर, हम जीरो रख देंगे, कोई हमको काम होगा नहीं इसका। ठीक है, पर मैंने लिख दिया। अब हमको देख वॉल्यूम ऑफ, इसका मतलब है सीमेंट का वॉल्यूम, फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम, इन सब का वॉल्यूम मिलाऊंगा तो ये क्या आएगा, यूनिटी के बराबर आएगा, मतलब वन के बराबर आना चाहिए सबका। ठीक, सबको मिला के 100% इन वन के बराबर आना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर है, तो सिंपल समझ में भी आएगा कि सबका कुल मिला के कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा सब ठीक। ठीक, अब मुझे वॉल्यूम निकालने हैं सबके। देख वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ध्यान करो, गामा क्या होता है तेरा, ये क्या होता है, गामा होता है कि यूनिट वेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कौन सा, वेट डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, वेट डेंसिटी। गामा होता है, पढ़ा होगा ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ का नहीं, तेरा वहाँ का। 11th 12th का। मैं बता देता हूँ फिर भी। दो तरह की डेंसिटी होती है, एक तो मास डेंसिटी होती है जिसको रो से डिनोट करते हैं, और एक वेट डेंसिटी होती है जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं। इसको मास डेंसिटी के अंदर क्या होता है, मास की वॉल्यूम से डिवाइड होती है, जबकि वेट डेंसिटी यानी गामा के अंदर, गामा की के अंदर क्या होता है, वेट से वॉल्यूम की डिवाइड होती है। तो देख यहाँ से मेरे को फॉर्मूला मिल गया, यूनिट वेट का फॉर्मूला मिल गया, डब्ल्यू अपॉन में कितना भी, वेट अपॉन में वॉल्यूम। तो मेरे को तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना बन गया तेरा, वेट अपॉन में कितना, वेट अपॉन में कितना, यूनिट वेट। ठीक है, तो देख हमने क्या लिखा, सीमेंट का वॉल्यूम देखना है तो डब्ल्यू सी अपॉन में गामा सी हो गया। इसका हमको वॉल्यूम निकलना है तो डब्ल्यू एफ ए अपॉन में गामा एफ है। यहाँ पर क्या होगा तेरा, वेट किसका, कोर्स एग्रीगेट, एग्रीगेट का, टू द यूनिट वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। यहाँ पर क्या होगा तेरा, बी डब्ल्यू का, डब्ल्यू डब्ल्यू अपन में गामा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देख क्या करेंगे, अगला देखो जरा। अब देखो ये वाली चीज थी, जो चीज जरूरी चीज थी, मैंने जो मेरे नोट्स थे मैंने उसको क्या करा, एक डिजिटल फॉर्मेट में एआई से मैंने इसको जनरेट कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज लिखने में बहुत समय जाता है ना, इसलिए। तो मैं अब से क्या करूँगा, जहाँ जहाँ यूज होगा डिजिटली मैं उससे लिखवा के इसे चिपका दूंगा। ठीक है, ताकि मैं तुम्हारा भी जो ज्यादा समय बर्बाद ना हो। तुम सोचो अगर मैं ये 3 लेक्चर मैंने पढ़ा, तीसरा लेक्चर है, अगर मैं सारी चीज लिख रहा होता, जैसे जब जो नॉर्मल जैसे टीचर पढ़ाते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो वो लिख लिख के पढ़ा रहे होते हैं ना, लिख लिख के पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें समय भी बहुत ज़्यादा जाता है। मैं लिखता स्टेप, एज्यूम, वाटर रेशियो, उसमें बहुत समय जाता। तो जो डिजिटली जो चीज़ है उसका क्यों यूज ना किया जाए, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज क्यों ना किया जाए, तभी तो फायदा होगा, वरना फिर फायदा क्या उसका। इसलिए मैंने ये सब चीज़ यूज की है, ताकि और जल्दी तुम्हारा टाइम कम लगे, और कंटेंट में उससे उस लेवल का तो लूँ ही लूँ, उससे भी और ऊपर का ले लूँ जो भी मुझे और भी आता है तो। ठीक है, तो कंटेंट में सारा देने वाला हूँ अपने पास जो भी है मेरे पास। ठीक है, तो हमने पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लिया, क्या M40 का कंक्रीट मिक्स बनाने वाले हैं। तो हमने एज्यूम कितना कर लिया, सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो एज्यूम करना है, फिर वाटर कंटेंट देखना है, फिर सीमेंट निकालना है, फिर रेशियो निकालना है किसका, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट का रेशियो क्या करना है, एज्यूम करना है। फिर उससे हमको वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालना है, और कोर्स एग्रीगेट निकालना है, और फिर मेरे को पता पड़ जाएगा। अभी के लिए देखो क्या क्या एज्यूम करा है मैंने, बाद की वैल्यू मैं रखूंगा, और फिर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, देखते जाओ बस। तो हमने वाटर सीमेंट रेशियो हमने कितना माना है, वाटर सीमेंट रेशियो कैसे देखते थे हम चार्ट उससे देखते हैं, टेबल के हिसाब से देखेंगे, डिजाइन स्टैंड के हिसाब से टेबल होगी कोई, उसके हिसाब से हमने कितना एज्यूम कर लिया, 0.40 क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि चलो 0.40 ले लेते हैं, क्या वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो है, सॉरी, है ना। अच्छा, वाटर सीमेंट रेशियो पता लग गया। ठीक, वाटर कंटेंट कितना ले लिया, वर्केबिलिटी के हिसाब से मैंने 180 ले लिया, वर्केबिलिटी की चार्ट होगा उसमें लिखा होता है, 180 ले लिया मैंने। यूनिट वेट तक मेरे को पता है पानी कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ये तो पता है सबको। ठीक, अच्छा। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मैं आगे चल लेता हूँ एक बार ना। यहाँ इसका एज्यूम और देख लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। हमने क्या करना है, एज्यूम करना था कि फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट का रेशियो क्या होता है,
तो मैंने बताया था जनरली क्या ले लेते हैं हम, इसको 1:2 लिया जाता है। फाइन ग्रेड का अगर यूनिट एक एक्स यूनिट ली, तो कोर सेकेंड के 2x यूनिट ले लोगे तुम। ठीक। अब आगे चलो जरा। अब देख तुमको क्या करना है, जो भी चीज तुमको पता है ना इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। देख ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल वाला तेरा वो है तेरा फॉर्मूला। तो देख वेट ऑफ वाटर कितना था, हमने जिम करा 180। यूनिट वेट कितना होता है पानी का, 1000 होता है। ठीक। वेट ऑफ सीमेंट कितना निकल गया था वहां से, वेट ऑफ सीमेंट हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देख। वाटर सीमेंट रेशियो पता था मेरे को, वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, यहाँ से हमने माना है 0.40 मारा है। ठीक। 0.40 माना है। वाटर कंटेंट कितना ले लिया मैंने, कितना मान लिया उसके हिसाब से 180 मान लिया। तो मेरे को देखो वाटर भी पता है, ये भी पता है, तो सीमेंट की वैल्यू मिल जाएगी 0.40 अपॉन में कितना वाटर का कंटेंट यानी कितना तेरा 180। सीमेंट की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लूंगा, सीमेंट की वैल्यू में निकाल लूंगा कि वेट ऑफ सीमेंट कितना आएगा। गामा ऑफ सीमेंट कितना होता है, देख स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या सीमेंट के जो पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 3.15 होती है। ठीक। आगे जो सॉइल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पर ली चैटलर का प्रिंसिपल पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लिया हो या फिर जैसा भी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सीमेंट की, आ, कितनी होती है, 3.15 होती है। तो इसका यूनिट वेट कितना आएगा तेरा, इसका यूनिट वेट आएगा, इसका यूनिट वेट आता है 3150 होता है। ध्यान करना तुम, सीमेंट का यूनिट वेट कितना, तो गामा सी की वैल्यू कितनी होती है 3150, याद होना चाहिए तुमको। वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट तो हमको निकालना है, वेट गामा ऑफ फाइन एग्रीगेट तुमको ध्यान रखना है, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है। ठीक। ये चीज तुमको याद होनी चाहिए कि यूनिट वेट किसका, तेरा फाइन एग्रीगेट का यूनिट वेट होता है 2650, ऐसे ध्यान रख कितना 2650। 2650 है इसका फाइन एग्रीगेट का। और कोर्स एग्रीगेट का कितना होता है तेरा, कोर्स एग्रीगेट का होता है तेरा कितना, कोर्स एग्रीगेट का होता है तेरा 2750। फाइन ग्रेड क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है तो इसलिए छोटी वैल्यू 2650। और कोर्स ग्रेड की वैल्यू कितनी 2750। तुमको यहाँ से पता लग गया इनका, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। अब देख क्या है, ऊपर लिखा वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो देख तुझे याद होगा हमारे पास रेशियो होता है किसका, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, है ना, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द वेट ऑफ क्या तेरा कोर्स एग्रीगेट का रेशियो कितना होता है, 1:, क्या था 2 आता था। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखे एक बार, कितना आएगा तेरा, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट किसके बराबर है, ट्वाइस टाइम वेट ऑफ कितना तेरा फाइन एग्रीगेट। ठीक। यहाँ पर इसको क्या करते हैं रख दे। ठीक। अब देख पूरी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सारी की सारी चीज किसके टर्म्स में आ गई है, फाइन एग्रीगेट के वेट के टर्म्स में आ चुकी है। तो क्या कर दो तुम इसको, यहाँ से वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या कर दो तुम लोग निकाल लो। तो यहाँ से कितना निकाल लिया, इसको सोल्व करना है ना घर पे खुद, घर पे ही हो कह रहा, इसको सोल्व करना और निकाल लो। अब देख वेट फाइन एग्रीगेट का वेट कितना, इतना आया। कोर्स एग्रीगेट का हमको कितना लेना, इसका दुगना लेना होता है। तो हम कितना लेंगे, इसका दुगना ले लेंगे, तो 2 से गुणा करोगे ये पता लग जाएगा। सीमेंट कंटेंट तुमको देखो हमने निकाला था, कैश कितना है तेरा, कितना है सीमेंट करना 450 आ गया था। वेट ऑफ वाटर कितना है हमने निकाला था 180। तेरे को सबकी वैल्यू पता लगी, फाइन एग्रीगेट का वजन कितना होगा, कोर्स का कितना वजन होगा, सीमेंट का कितना वजन होगा, और तुम्हारा पानी का वजन कितना होगा। सबकी वैल्यू निकल गई, तुम्हारा मिक्स बन गया, तुम्हारा डिजाइन मिक्स हो गया। रेशियो निकल गए सबके तेरे, अब मिला पानी सीमेंट विमेंट, और सबको क्या बना, खिचड़ी बना के इसका डिजाइन मिक्स बना दे। ठीक। चल भाई। ठीक। तो भाई थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारा तीसरा लेक्चर तक खत्म हो गया है, इसके अंदर हम डिजाइनिंग्स देख लिया है। अगला लेक्चर में तुमको आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। तुमको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बता देना, कोई सजेशन हो तो ही बता देना। ठीक है। अगली क्लास में मैं तुमसे मिलता हूँ, है ना, तब तक के लिए तुम ध्यान रखो अपना। चलो बाय बाय।